बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ ईशा अलतना और मैं हूँ मोहम्मद जुनेद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, जुमा मुबारक। आप सबकी सुबह खैरियत से गुजरेगी की उम्मीद करते हैं। और आज लाहौरियों की तो सुबह बहुत ज़्यादा मज़ेदार गुजर रही है क्योंकि सूरज ने आंखें दिखाना बंद कर दिया। बिल्कुल जी, रात भी बल्कि बहुत अच्छी गुजरी है। और इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, मौसम इतना खुशगवार हो गया। कल हम देख रहे थे कि आंधी के झक्कड़ चल रहे थे इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर। उसके बाद फिर हवाओं का रुख लाहौर की जानिब हुआ और फिर मौसम। अच्छा, ये वैसे हैरानकुन बात है कि पाकिस्तान के अंदर तो मौसम अच्छा है ही, अमेरिका के अंदर भी सुना है कि आंधियां चल रही हैं। तो क्या पूरी दुनिया को लपेट में लिया हुआ है इस क्लाइमेट चेंज ने? लेकिन अमूमी तौर पे हम देखते हैं कि एक जगह पे लाहौर के भी एक हिस्से में बारिश हो रही है तो दूसरे हिस्से में नहीं हो रही होती। लेकिन इस दफ़ा लगता है कि इसके असरात काफ़ी ज़्यादा ममालिक में देखे जा रहे हैं। लेकिन खुशाइन बात यह है कि इसे गर्मी की शिद्दत कम हो गई है। अच्छा, सूरज ने आंखें दिखानी छोड़ी है। एक आदमी ढूंढा जुनैद ने जो आंखें दिखाने में माहिर है। यूरागवे से ताल्लुक़ रखने वाले ये विलियम्स मार्टिन है, जिन्होंने अपनी हैरानकुन सलाहियतें जनाब दिखाई हैं और इन्होंने होश उड़ा दिए। और इन्होंने इतनी आंखें दिखाई हैं कि उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। जी हाँ, और आंखें ये बाहर निकालते हैं, दिखाते हैं आंखें। उफ, ओह माय गॉड, इसको देख के कोई भी डर जाए यार। मतलब आपकी आंखें बाहर आ जाएंगी अगर आप इसको मुसलसल देखते रहें तो। वैसे अमूमी तौर पे आंखें दिखाना कोई अच्छी बात नहीं समझी जाती किसी को। अच्छा, बिल्कुल एंग्री बर्ड लग रहा है, लड़ाई तक बात आ जाती है। लेकिन इसने इस जो फन है, देखिए तो सही, जिस तरह से वो आंखें बाहर लेकर आता है फिर अंदर, वो ऐसे लगता है कि अभी निकाल के प्लेट में रख देगा। बिल्कुल। उफ, आई बॉल्स बिल्कुल बाहर आ चुके हुए हैं। यकीनी तौर पर ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करने वाला कारनामा था, क्योंकि इस तरह से कोई भी अपनी आंखें उभार कर बाहर नहीं ला सकता। अगर पैमाइश की जाए तो 19 मिलीमीटर यानी कि 0.74 इंच तक इसने अपनी आंखों का बाहर निकालना मुमकिन बनाया है, जो कि बहुत ही हैरत अंगेज कारनामा है। आप ये घर पे ट्राई बिल्कुल ना कीजिएगा। ये सब देखने के बाद मेरी आंखें फिर बाहर नहीं आ पा रही। आपकी आंखें लगता है और अंदर चली गई हैं परेशानी से। मैं परेशान होकर मेरी आंखें और जो है स्क्वीज हो गई हैं, मैं उस तरह से देख ही नहीं पा रही हूँ। लेकिन बहरहाल जी, ये हैरत अंगेज कारनामा विलियम्स ने सरअंजाम दिया है। और ये सलाहियत वो कहते हैं मुझे बचपन से हासिल है। जब वो स्कूल में दोस्तों के साथ शरारतें करते थे, उन्हें डराने के लिए आंखें बाहर, पढ़ाई पे फोकस नहीं किया, आंखें सारी तवज्जो आंखें दिखाने पे लगाते रहे। और बहरहाल इसका एक फ़ायदा उन्हें ये हो गया कि एक अनोखा से ही एक आप इसको फजूल भी कह सकते हैं, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड बार उन्होंने बना लिया। उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड में वैसे तो हमने लंबी जुबान के वर्ल्ड रिकॉर्ड देखे हैं, लंबी गर्दन है, कान है। अब ये आंखें बाहर निकालना जो कि डिफरेंट भी है और साथ में मुश्किल तरीन काम भी है। मैं या जुनेद, हम में से कोई भी, आप लोग इस तरह से कम से कम मैं तो बिल्कुल भी ट्राई नहीं कर सकती। वो आपकी आंखें बाहर चली जाएं और फिर वापस ना आए तो फिर कौन वापस ना ये भी तो हो सकता है। जिस तरह से उनको बाहर लेकर आ रहा है फिर अंदर लेकर, जैसे लग रहा है स्प्रिंग लगे हुए हैं, वो बाहर आती है। फिर उसके लिए पता नहीं कितने साल उन्होंने बता रहे हैं कि बचपन से उन्हें इस चीज़ का शौक था, तो काफ़ी सालों की मेहनत लग रही है। बहरहाल हम मुबारकबाद देते हैं विलियम्स आपको और कोशिश कीजिएगा अगली बार कोई बेहतर कारनामा सरअंजाम दें और बेहतर रिकॉर्ड बनाएं। हम आगे बढ़ते हैं नाज़रीन अपनी टॉप 5 स्टोरीज की तरफ। और गर्मा गर्मी आपको पता है चल रही है पाकिस्तान और भारत के दरमियान। लेकिन जनरल आसिम मुनीर ने जनाब हैमर स्ट्राइक मश्क का मुशाहिदा किया है और कौमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनका ये कहना था कि हमारी तैयारी और अज़्म मुतलिक है। यानी कि पाकिस्तान हमेशा की तरह पूरी तरह से तैयार है और किसी किस्म की अगर मुहिम जोई की गई, अगर किसी किस्म का मिस एडवेंचर किया गया तो पाकिस्तान उसके लिए पूरी तैयारी के साथ खड़ा है। उसके बाद आपको बताएंगे बदनामी ज़माना भारतीय खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ की पहलगाम हमले की मंसूबा साज निकली है। खुफिया दस्तावेजात मंजर-ए-आम पर आ गई हैं और भारत फिर भी हठधर्मी पर बरकरार है कि ये सब कुछ पाकिस्तान ने किया है। इस पर भी होगी तफसील के साथ बात। और फिर बात करेंगे PSL 10 की, जिसमें पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड आज मदे मुकाबिल होंगे। भरपूर तरीके से PSL के मैचेस जारी हैं। जैसे जैसे फाइनल मैच करीब आ रहा है, एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है और जो पॉइंट टेबल की सूरत हाल है वो भी आपको बताएंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि इम्तिहानात का मौसम है, बच्चों को इम्तिहान के ज़हनी दबाव से किस तरह से बचाया जा सकता है, बच्चों को किस तरह से रिलैक्स रखा जा सकता है। इस पर भी होगी तफसील के साथ बात। और आखिर में आपको बताएंगे कि मुल्क भर में मौसम हो चुका है खुशगवार। 4 मई तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। कितना टेम्परेचर इससे गिरा है, कितना लोगों ने सुख का सांस लिया है, कितनी शदीद ये बारिश थी और मजीद कहाँ कहाँ हो सकती है, इस पे तफसीलन बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अपने टॉपिक की जानिब हम वापस आ जाते हैं, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने
टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा किया है और हैमर स्ट्राइक मशक का मुशाहिदा किया, जहां पर पाक फौज की मंगला स्ट्राइक कोर की जानिब से फील्ड ट्रेनिंग की मशकें की गई हैं। ISPR के मुताबिक जुनीद, आपने देखा है कि उन्होंने अहद किया है, उन्होंने बताया है कि हमारी तमाम अफवाज, वो बरी हों, बहरी हों, फ़ज़ाई हों, वो हमातन गोश तैयार हैं दुश्मन को जवाब देने के लिए। और यही नहीं बल्कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर वहाँ पर इस वक्त दौरा भी कर रहे हैं तमाम फील्ड्स का, ट्रेनिंग बुनियादी तौर पे आर्मी चीफ का या सिपा सलार का अगले मोर्चों पे जाके यूं यकजहती का इजहार करना, ये बताना होता है, जवानों का हौसला बढ़ाना होता है उनके साथ कि किसी भी ऐसी सिचुएशन में जब दुश्मन आमने सामने खड़ा होगा तो हम फ्रंट फुट से लीड करेंगे, हम पीछे से सिर्फ इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे। और ये दुश्मन को भी पैगाम है, अपने जवानों का हौसला बढ़ाना भी है। और यकीनी तौर पे पाकिस्तान ने हमेशा इस मौके पर, जिस तरह से पाकिस्तान ने ये बताया कि हम पहल नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे कि हम दोनों ममालिक के जो करोड़ों अवाम हैं उनको, उनकी ज़िंदगियों को रिस्क पे डाल दें। लेकिन बहरहाल ये गैर जिम्मेदाराना जो हरकत है ये भारत ही कर सकता है, उनका मीडिया ही कर सकता है। दुरुस्त जी। और इस तमाम तर चीज़ों के ऊपर जिस तरह से मौक़िफ़ अपनाया है भारत ने, और तकरीबकारी भी भारत की जानिब से की जाती है, और फिर ये मौक़िफ़ अपनाया जाना कि पाकिस्तान इस सब का ज़िम्मेदार है और पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्दी की जा रही है, मुल्क के अंदर दरअंदाजी की जा रही है। और हालांकि वहाँ पर मकबूजा जम्मू कश्मीर के जो अवाम हैं वो रिहाई चाहते हैं इस वक्त की हुकूमत से, जो भारत का तसल्लुत है वहाँ पर, उससे छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। अंदरूनी तौर पर भी भारत को बहुत सारी साजिशों का सामना है, अंदरूनी तौर पर भी भारत को बहुत सारे एहतजाज का मुजाहरा वहाँ पर करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद हरदर्मी बरकरार है। डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, माहिर आलमी अमूर। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर हुमा साहिबा आपको। डॉक्टर हुमा साहिबा, क्या समझती हैं इस तमाम तर वाक़े को? आप पाकिस्तान किस तरह से लीड करे, पाकिस्तान किस तरह से जवाबी कार्रवाई करे? क्योंकि हम देख रहे हैं भारत जो है ये तमाम शवाहिद सामने आ जाने के बावजूद भी कि पाकिस्तान मुलविस नहीं है, इसके बावजूद अपनी हरधर्मी पर बरकरार है। दरअसल भारत तो यकीनी तौर पर बैकफुट पे गया है, क्योंकि पाकिस्तान तो तवातुर के साथ यही कहता है कि भारत बगैर किसी सबूत के इल्ज़ाम लगाता है, लेकिन इस वक्त तो पूरी दुनिया ने टर्न होकर ये बात कही है, चाहे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट हो, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट हो, चाहे प्राइवेट कॉन्वर्सेशन हो, हर जगह यही बात कही जा रही है कि भारत के पास कोई सबूत नहीं है। और फिर उनके अंदर से ऐसी आवाज़ें आई हैं जिससे मैं कहती हूँ कि भारत का मुकदमा बहुत कमज़ोर हो गया है। तो भारत तो इस वक्त पोजीशन ऑफ वीकनेस से काम कर रहा है। अब सिर्फ एक बड़ी खदशा है और वो ये है कि वो पानी के ऊपर कोई खिलवाड़ ना करे हमारी। अगर वो ऐसा करेगा तो फिर, अभी तो उन्होंने ट्रीटी को अबायंस में डाला है। जब आप ट्रीटी को अबायंस में डालते हैं, इसकी कोई लीगल टर्म नहीं है ना, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। अगर वो वाकई पानी रोकते हैं तो फिर जाहिर है कि पाकिस्तान को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्ट ऑफ वॉर है। और आपने देखा कि पाकिस्तान का जज्बा भी है, तैयारी भी है। क्योंकि मेरा भी ख्याल, तमाम लोगों का, जितने भी मुबस्सिरीन हैं, उनका ये ख्याल है कि इंडिया इस वॉर को एस्केलेट नहीं करेगा, थोड़ी खिलवाड़ होगी। अच्छा, लेकिन एक चीज़ है डॉक्टर हुमा साहबा कि इस चीज़ के, जिस तरह आप कह रहे हैं कि इम्कानात टल गए हैं गुज़श्ता रोज़ की जो डेवलपमेंट है उसके बाद, लेकिन जिस तरह से इलेक्शन की बात हो रही थी कि इलेक्शन में एज हासिल करने के लिए जो ये सेंटिमेंट्स हैं उभारा जाए और उसमें वोट बैंक को बढ़ाया जाए, आपको लगता है कि जो सुबकी का एक सिचुएशन बनी हुई है, इंडिया के अंदर से भी रेजिस्टेंस आएगी और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो रिस्पॉन्स वो चाह रहे थे उन्हें बिल्कुल नहीं मिला, सबूत देने से तो वैसे ही कासिर हैं, तो क्या फेस सेविंग के लिए कोई मिस एडवेंचर फिर भी करने की पोजीशन में है भारत, या बिल्कुल ही वो अब दीवार से लग जाएगा, उसको लग गया कि पता लग गया कि उसकी दाल नहीं गलने वाली? देखिए, इंडिया को मैं कह रही हूँ वो कमिटमेंट ट्रैप में है, वो बाइंड में है, वो अपनी बिछाई हुई चाल में फंस गया है, तो थोड़ी खिलवाड़ करेगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसको बहुत एस्केलेट कर सकता है और ना उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी करने देगी। ऑलरेडी यूएस जो मिडिल ऑफ द लाइन पोजीशन ले रहा था, अब वो कॉन्वर्सेशन में है, तो चाइना और चेसी की तरफ से जो इशारे आए वो इजाज़त नहीं देते इंडिया को कि वो एक हद से आगे बढ़ाए। उनके अंदर से जो उनकी मिलिट्री, उनकी जो अफवाज के वेरियस चीफ्स हैं, उन्होंने डायरेक्ट वॉर को मना किया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे कुछ होगा।
अच्छा हुमा साहिबा, मैं कल आप कह रही हैं कि बैकफुट पे चला गया भारत, लेकिन मैं कल इंडियन मीडिया को देख रही थी, उनके प्रोग्राम्स डिफरेंट निकाल के देख रही थी जो कि लाइव चल रहे थे उस वक्त, और उनका मीडिया जिस तरह से दिखा रहा है वो बार बार ये कह रहे हैं कि राफेल हमारे इस वक्त मकबूजा जम्मू कश्मीर की रैकी कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और राफेल को देखते हुए पाकिस्तान के जो फौजी तैयारे हैं या पाकिस्तान जो है वो डर के कहीं दुबक कर बैठ गया है। और फिर क्या मैं यहाँ पर थोड़ा सा कोट करना चाहूँगी पिछला वाकया भी, राफेल की बार बार बात करते हैं और साथ ही वो कहते हैं कि पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम इतनी सलाहियत नहीं रखता कि वो भारतीय राफेल जो कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ लैस हैं उनका मुकाबला कर सके। क्या वो भूल चुके हैं जिस तरह से पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भारतीय MiG-21 को अपने F-16 के थ्रू मार गिराया था सुखोई के अंदर? वो वाकया भूल गए हैं जो मीडिया के ऊपर वावेला किया जा रहा है, क्योंकि उनका जो मीडिया दिखाता है अवाम उसी को उनके सच मानते हैं। तो क्या वो हमें ये अभी भी प्रेशराइज करने के लिए मीडिया के ऊपर सारा गेम चला रहे हैं? आपके सवाल में आपका जवाब है। जाहिर है अपने मीडिया से वो क्या कहलवाएंगे, और उनका मीडिया तो वैसे भी गोदी मीडिया कहलाता है, और ऐसे वक्त पे तो मीडिया जाहिर है रॉक सॉलिड गवर्नमेंट के पीछे खड़ा होता है। तो अगर इंडियन मीडिया से ये बातचीत नहीं होगी तो और कहाँ होगी? वो एक काउंटर नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या उस काउंटर नैरेटिव के बायर्स हैं? इंडिया के अंदर भी उसके बायर्स नहीं। इस तरह की बातें हो रही हैं, जवाबदेही की बातें हो रही हैं, और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने तो उसको रिजेक्ट किया ही है। तो मेरा ख्याल है कि जाहिर है अगर आप उनका मीडिया देखेंगे तो ऐसा ही लगेगा कि वो कल जंग कर रहे हैं और आज जीत रहे हैं, बट आप हक़ाइक़ की मबनी एक डिडक्टिव लॉजिक करते हैं ना जी। थैंक यू सो मच। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में ये जो भारत बैक फुट पे गया है या उसे मजबूरन जाना पड़ा है उस हठधर्मी से जिस पे वो डटा हुआ था, इसकी वजूहात में क्या क्या शामिल है? जिस तरह हमने देखा था कि 24 से 48 घंटे में कहा जा रहा था कि 36 घंटे में कहा जा रहा था कि जी अटैक होने वाला है। तातार साहब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हमें याद है। चाइना का बयान कितना अहम है कि हम ना सिर्फ इस मामले को बारीकी से देख रहे हैं बल्कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनती है तो पाकिस्तान का दिफा भी करेंगे? ये स्ट्रेटेजिकली कितना अहम बयान है? इसके अलावा और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि भारत के रुकने का बायस बने? डॉक्टर साहब आप सुन पा रही हैं? हमारे साथ इस वक्त मौजूद नहीं है, लाइन कोशिश करेंगे है, उनसे वापस जो है ज्वाइन करवाने की कोशिश करेंगे। भारत जो इस वक्त बहरबे आजमा रहा है होंगे क्योंकि पाकिस्तान मुंह तोड़ने के लिए इस वक्त भरपूर तरीके से तैयार है। पाकिस्तान की तमाम अफवाज इस वक्त कमर कस चुकी हैं। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। बिल्कुल, ब्रेक से वापसी पे तफसीलन बात करेंगे कि आने वाले दिनों में ये जो तनाव है ये क्या सूरत इख्तियार कर चुका है, क्योंकि भारत ने शबखून मारा है पाकिस्तान का जो बुनियादी हक है पानी के मसले के ऊपर, जो इंडस मुआहिदा है उसको वायलेट किया है, और दीगर जो मामलात हैं दोनों ममालिक के दरमियान, इस पर तफसील से मज़ीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक। और भारत के किसी भी मिस एडवेंचर का फौरी भरपूर जवाब दिया जाएगा, पाकिस्तान ने मौक़िफ़ वाज़े कर दिया। इसी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब दिफाई तज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब आपको वेलकम कहेंगे। क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि जो फुल फ्लेज वॉर का एक खदशा या माहौल भारत ने बना दिया था अब ये खदशा टल गया, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इसकी वजूहात क्या समझते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं? देखें जी, सच तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि वो कि चीज़ें सेटल हुई हैं, ऐसा नहीं हुआ है कि फॉर द टाइम बीइंग थोड़े से ऐसे जेस्चर्स मिले हैं या इंटरनेशनल कम्युनिटी की इंटरवेंशन है या यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की कॉलें थी, लेकिन जो थोड़ा सा डिले है लेकिन होगा ज़रूर। ये स्ट्राइक करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। ये डिसेप्शन है, और क्योंकि दे हैव लॉस्ट द सरप्राइज, तो लेकिन ये डिसेप्शन है, लेकिन इनको फेस सेविंग चाहिए। सो देयरफॉर नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ मिस एडवेंचर जो है कहीं ना कहीं ये होकर रहे। कहीं ना ब्रिगेडियर साहब, आप समझते हैं कि इस वक्त जो सुबकी का सामना करना पड़ेगा भारत को, अगर भारत बैकफुट पर जाता है, उस सुबकी से बचने के लिए, उस शर्मिंदगी से बचने के लिए भारत ये कदम उठाएगा? अगर वो किसी किस्म का मिस एडवेंचर करता है तो आप समझते हैं कि उसकी कहीं ना कहीं अपना सुबकी को छुपाना, अपनी शर्मिंदगी को छुपाना एक वजह हो सकती है? जी हाँ, देखिए इसमें तो ये चक्कर चला है। मोदी ने जो सिक्योरिटी चीफ्स को बुलाया हुआ था, सर्विसेज चीफ्स को, और उनको कहा कि जी आपको फ्री हैंड है, जाके आप जो मर्जी करें। अब उन्होंने इसीलिए किया कि कल कुछ होता है, अगर फेलियर होता है तो वो कहेगा भाई ये तो मैंने इनको कहा था, दे हैव फेल्ड। अगर कोई फायदा होता है तो वो क्रेडिट लेने की कोशिश करेगा।
और अच्छा फिर उन्होंने एक ब्रिगेडियर साहब, इनके एडवाइजरी। पास जो राफेल तैयारे हैं जो कि बड़ा ही बार बार इनका मीडिया बता रहा है कि बहुत ही जदीद टेक्नोलॉजी से लैस हैं और पाकिस्तान का जो दिफाई निज़ाम है वो इस काबिल नहीं है कि वो उनके राफेल का मुकाबला कर सके, इसमें कितनी सच्चाई है जो इनके पास राफेल मौजूद है इस वक्त? बिल्कुल ये देखिए टोटली रॉन्ग है, फॉल्स है। हमारे पास जो J-10C है ना, ये इसके तोड़ के लिए है। फिर जी। हमारी सुपीरियरिटी ये हुई है कि चाइना हैज रिसेंटली प्रोवाइडेड अस विद PL-15, ये मिसाइल से जो हमारे J-10C में भी फिट हो रहे हैं, और इसके अलावा आपके ब्लॉक 3 J-17 थंडर के साथ भी हैं। और हम इसको कहीं दूर तक इसको आगे स्ट्राइक कर सकता है। तो ये एडवांटेज है, और वी एंजॉय एयर सुपीरियरिटी एट प्रेजेंट एज फार एज आवर एयरक्राफ्ट आर कंसर्न। अभी 36 राफेल है, लेकिन उसमें ट्रेनिंग भी उनकी मुकम्मल नहीं हुई है। 2 दिन पहले 4 राफेल आए थे इंडियन कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में। हमारे जहाज उस वक्त उस एरिया में थे, और दे जैम देयर कम्युनिकेशन, इसलिए वो वहां से वो भागे थे। अच्छा, ये बड़ी मजे की बात है ब्रिगेडियर साहब के जो भारतीय मीडिया है वो इसको उल्ट करके दिखाता है। हालांकि उनके राफेल वहां से भागने पर मजबूर हो गए, भारतीय एयरक्राफ्ट्स के सामने टिक नहीं पाए, लेकिन उनका जो भारतीय मीडिया है, गोदी मीडिया है, मोदी की गोद में बैठा हुआ मीडिया है, वो ये कहता है कि जो राफेल है उनकी जो रेंज है वो इतनी दूर तक जा सकती है कि हमें सामने आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और पाकिस्तान को मजा चखा देंगे। हालांकि वो उसकी अभी तक ट्रेनिंग मुकम्मल नहीं कर पाए हैं, वो भूल चुके हैं वाकया जो उनका MiG-21 हमारे एयरफोर्स के जवानों ने मार गिराया था सुखोई के अंदर, और जिस तरह से अभिनंदन को चाय पिलाकर वापस भेजा था खैर सगाली के जज्बे के तहत, तो वो ये भूल चुके हैं शायद। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए ऐसा ही है, देखे ना, हर वो राफेल लाए जो मर्जी लाए, लेकिन उसके अंदर एक अभिनंदन बैठा हुआ है, तो वो जी। पाकिस्तान के साथ ऐसा मुकाबला नहीं कर सकते प्रोफेशनली। और हमारे जो पायलट्स है प्रोफेशनली बहुत जबरदस्त सुपीरियर है और हर लिहाज से हैं। और देखें, इट इज द मैन बिहाइंड द गन जो मैटर करता है। और फिर हमारी एयरशिप वो खुद एक्नॉलेज करते हैं, जो इनके आपस की डिस्कशन हुई है, जो इनके थिंक उसके टैंक्स अंदर वो बता मानते रहे हैं, हैं। इनके एयरफोर्स में उन्होंने बिल्कुल। कहा है और कि जो MM आलम ने चंद ही लम्हों के अंदर उनके तैयारे गिराए थे, मेरे ख्याल में अभी तक वो भी सदमा भूले नहीं होंगे। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, ये जो बर्तरी है, पाकिस्तान को के अंदर कोई हमला होता है या महदूद जगह पे होता है तो उसके अंदर पाकिस्तान को सबकत हासिल है, ये भारत भी अच्छी तरह से जानता है। तो क्या इस तरह का रिस्क लेगा जिसमें दोबारा से उन्हें सुबकी हो, 2019 फरवरी जैसा कोई हमें उनके भेजे हुए पायलट को नहला धुला के चाय पिला के वापस भेजना पड़े? और अगर लॉन्ग टर्म बेसिस पे कोई ये जंग चलती है तो क्या दुनिया ऐसा करने देगी भारत को, और मुतहम्मिल हो पाएगी दुनिया ऐसे किसी वॉर की, जंग की? इंडिया बहुत विकेट पे है, डिप्लोमेटिकली वो फेल हो चुके हैं, वो किसी को कन्विंस नहीं कर सके हैं। इंटरनेशनल ओपिनियन उनके अगेंस्ट है, इंटरनेशनल मीडिया उनके अगेंस्ट है। न्यूयॉर्क टाइम्स को देखे, द इकोनॉमिस्ट को देखे, ब्लूमबर्ग को देखे, सब ने लिखा है कि सबूत लाओ भाई, फिर पाकिस्तान की बात करेंगे। वो नहीं है, इंटरनेशनल कम्युनिटी के लीडर्स भी यही कह रहे हैं, और इंटरनेशनली पब्लिक ओपिनियन भी इनके अगेंस्ट है। तो कोई इनका आइडिया बाई नहीं करे। पाकिस्तान ने बड़ा स्ट्रांगली अपना केस पेश किया है। अभी आप देखें जिस तरह DGISPR ने 2-3-4 दिन पहले अब्दुल मजीद जो इंडियन नेटवर्क था वो एक्सपोज किया, और जो 2 दिन पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें हमारे डार साहब भी बैठे हुए थे, DGISPR भी थे, वहां हमने सबूतों के साथ बात की। हमने हवा में कोई बात नहीं की। इररिफ्यूटेबल एविडेंस, वेरीफाइबल एविडेंस ऑफ इंडियन टेररिज्म। अब इंडिया इसलिए भी फंस गया कि हमने कहा भाई इंडिया टेररिज्म पाकिस्तान में भी करवा रहा है, फिर दुनिया भर में टेररिज्म करवा रहा है, कनाडा में, USA में, UK में। तो केस भी चल रहा है निखिल गुप्ता का न्यूयॉर्क में। तो अमेरिका ने तो जस्टिस डिपार्टमेंट ने देवास की विकास यादव जो रॉ हैंडलर था उसको अमेरिका भेजे, लेकिन तो वो एक्सपोज हो चुके हैं, वो अभी डिफेंसिव पे गए हैं। एक्सपोज हो जाने के बावजूद इस वक्त भारत डटा हुआ है। जाहिर है उसको कहीं ना कहीं से सपोर्ट तो हासिल है, वो अमेरिका की सपोर्ट हो या किसी और की हो, उससे सपोर्ट तो हासिल है, क्योंकि भारत पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है इस वक्त। और अगर आप बात करें अमेरिका की, अमेरिका के अंदर खुलेआम सिखों को
मारा गया, सिख लीडरों को मारा गया, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की जाती है, दीगर ममालिक के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, वो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, तो अगर सबूत भी मौजूद हैं, केसेस चल रहे हैं भारत के अगेंस्ट, इसके बावजूद भारत को आइसोलेट किया जाना चाहिए था। लेकिन अब तक हम देख रहे हैं कि अक़वाम आलम इसके ऊपर कुछ नहीं कर सका। पूरी दुनिया देख रही है कि भारत का असली चेहरा क्या है। अब आप समझते हैं कि हम पूरी तरह से जो तमाम सबूत थे, वो जाफर एक्सप्रेस के हों, वो पुलवामा वाक़या हो, वो पहलगाम वाक़या हो, इस तरह के दीगर वाक़यात हों, इनके शवाहिद हम पेश करके भारत को कॉर्नर में लगा सकेंगे, भारत को उसका असल चेहरा जो है वो पूरी तरह से दुनिया को दिखा पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, 5 डोजेस हम पहले भी जमा करा चुके हैं, सबूत के साथ किए हैं। अब एविडेंस हमारे पास आया है, न सिर्फ जाफर एक्सप्रेस का है, अभी रिसेंटली मेरे संदीप वाला जो नेटवर्क पकड़ा गया, जौहर टाउन में जो ब्लास्ट हुआ था वो नेटवर्क भी हमने पकड़ा है। और इसके अलावा देखिए, जो 22 कश्मीरी यहाँ पाकिस्तान में मारे गए हैं, गार्डियन ने पूरी स्टोरी की, हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री ने इसके सबूत दिए हैं, जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी। और इसके अलावा देखें कि परमजीत सिंह पंजेवर, एक सिख जो था यहाँ लाहौर में मारा गया, तो उसके भी अब सबूत हैं। ठीक। सो पाकिस्तान के पास एक मजबूत केस बनता है टू प्रेजेंट इट टू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को, और थ्रू चाइना के साथ हम भी कैन कॉल एन इमरजेंसी सेशन, और जिसमें भी कैन से कि इंटरनेशनल कम्युनिटी कंडेम करे कि इंडिया टेररिज्म करवा रहा है अक्रॉस द ग्लोब, और ये सबूत है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये जो सबूत वाला मामला है, इसमें तो लगता है कि भारत शायद किसी किस्म का कोई सबूत ना दे सके, लेकिन पानी वाला जो मामला है उस पर भी पाकिस्तान बड़ा वाज़ेह कह चुका है कि पाकिस्तान तमाम ऑप्शंस देखेगा। अगर पाकिस्तान के करोड़ों अवाम का पानी भारत ने रोकने की कोशिश की, तो इस सिचुएशन को क्या देखते हैं आने वाले दिनों में, क्या रिवर्स होगी? बड़ा सिंपल सी बात है कि उन्होंने ये कहा, सस्पेंड किया, हेल्ड इन अबेंस किया है, तो वो जो है कि पाकिस्तान ने उनको बड़ा वाज़ेह किया है जी, कि जो अगर इनकेस थ्रेशोल्ड है या हमारी एग्जिस्टेंस को थ्रेट किया जाएगा, तो अगर डिफरेंट थ्रेशोल्ड, वन ऑफ द इज द इकोनॉमी। अगर आपका देखें कराची को ब्लॉकेड करते हैं या आपका पानी रोकते हैं, तो पाकिस्तान फिर विल यूज ऑप्शंस, हमारे पास है फुल स्पेक्ट्रम ऑफ पावर, तो उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। दे अंडरस्टैंड हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरह से वो कह रहे थे कि ऑप्शंस मौजूद हैं, फिर हम उन ऑप्शंस पर जाएंगे। अगर भारत की जानिब से इसी तरह से आबी कार्रवाई की गई, पानी रोका गया, और ये पाकिस्तान की तमाम जो पाकिस्तान की आवाम है उनकी ज़िंदगियों का सवाल है, उनकी लाइफ लाइन है, अगर पानी को सिंतास मुआहदे को मुअत्तल किया जाता है वन साइडेड वो भी। तो हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाएगा, दीगर इशूज़ अभी भी बाकी हैं और बात होना भी PSL पर भी बाकी है। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। एक इंतहाई हैरानकुन बात आपके सामने रखने जा रही हूँ कि किसी जानदार के जिस्म में 3 दिल और कोई तकरीबन 9 दिमाग, 8 टांगें, ऐसा क्या हो सकता है? और इस जानवर का खून भी इंसानों के बरक्स नीला होता है। ये तो बड़ी ख़तरनाक आपने अलामात बता दी हैं, लेकिन जनाब ऐसा एक जानदार अल्लाह ताला ने बनाया है और उसको कहते हैं ऑक्टोपस, जिसके 3 दिल होते हैं और एहतियाती लिहाज से एक हैरत अंगेज़ अमर है। ऑक्टोपस का जिस्म जो है वो काफ़ी पेचीदा होता है, मुख्तलिफ माहौल ख़ासतौर पर समुद्र की गहराइयों के लिए बना होता है, और इसके 3 दिल दर्ज झैल काम करते हैं। और आपने देखा है कि बाज़ लोग ख़ासतौर पर चाइनीज़ इसको बड़े शौक से खाते भी हैं। अच्छा, ऑक्टोपस तो खाते भी, और वो जिंदा भी खाते हैं, वो बाकायदा तड़प रहा होता है, या जिस तरह से वो पानी में उसको बाउल के अंदर रखा होता है, उसको लपेटते हैं स्टिक के ऊपर बाकायदा। और वो समटाइम मैंने ऐसी भी मतलब वीडियोस देखी हैं जिसके अंदर वो सक करता है ना, उसके जो फिन्स होते हैं, जो सारे उसके ऊपर टांगे होती हैं, उसके ऊपर फेफड़े लगे होते हैं, अंदर जाके समटाइम वो ब्लॉकेज भी कर सकता है। अगर वो सांस की नाली को ब्लॉक कर दे तो आपकी मौत भी बाकी हो सकती है। जनाब ये जो दिल है इसको जिस्म में ऑक्सीजन मिला खून पंप करता है, जबकि ऑक्टोपस तैरता है तो ये दिल कुछ देर के लिए रुक भी जाता है, और इसलिए ऑक्टोपस ज़्यादा तैरने के बजाय रेंगने को तरजीह देता है। तो इसके जो 3 दिल हैं वो मुख्तलिफ काम सर अंजाम देते हैं, और इसके साथ साथ इसकी इतनी सारी जो टांगे होती हैं और इसके जो दिमाग हैं वो इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल करता है। तो अल्लाह ताला ने इसको बड़ी मुख्तलिफ साख्त पर बनाया है, मुख्तलिफ माहौल के मुताबिक इसको बनाया है। और जिस तरह से जुनैद कह रहे, जो लोग इसको खाते हैं, मुझे तो बहुत ही सुनकर बुरा लग रहा है कि क्रैब्स लोग यूजुअली यूज़ करते हैं,
प्रॉन्स यूज़ करते हैं अपने खानों के अंदर, लेकिन उनको कुक करके मेरे ख्याल में खाना लेकिन चाइनीज़ आपको पता है कि वो कोई चीज़ छोड़ते नहीं वो हैं, कच्चा ही खाते और हैं, वो ऑक्टोपस भी खाते हैं, बिल्कुल कच्चा खाते हैं और बड़े मज़े लेके खाते हैं। वो एक सॉस सी होती है, चिली सॉस की होती है, उसको थोड़े से टेस्ट को माइल्ड करने के जुनैद ने लिए। जितने तफसील के साथ देखा है ना, क्योंकि मुझे फूड के हवाले से काफ़ी इंटरेस्ट है, तो मैं देखता रहता हूँ इस तरह की वीडियोस और मुझे देख के काफ़ी हैरत है। तो जनाब आगे बढ़ते हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, ये है ऑक्टोपस। और इस लेकिन आप कभी ट्राई ना दिल, कीजिएगा दिमाग, खाने की, यूँ ना हो कि वो आपके गले में जाके फंस जाए और फिर आपके लिए मुश्किलात का बायस बन जाए। हम आगे बढ़ते हैं जनाब और बात कर लेते हैं PSL की। PSL इस वक्त चल रहा है 10 सीजन और मैच जो है उसमें कराची जी आपकी फेवरेट मुल्तान बिलाखिर बाहर हो गई है। कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान को 87 रन से शिकस्त देकर प्लेऑफ से बाहर कर दिया है। मैच बड़ा सनसनीखेज रहा और नहीं सनसनीखेज तो होना चाहिए था, लेकिन वो वन साइडेड रहा हमेशा की तरह और लंबे मार्जिन से हराया मुल्तान सुल्तान जो है वो हार गया। बहुत सारे लोग थे जो चाहते थे कि मुल्तान सुल्तान जीते। तो अमर अजीब सत्ती हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अमर क्या कहेंगे, कराची किंग्स ने पहले खेलते हुए 20 ओवर्स के अंदर 204 रन बनाए थे, तो ये से पूरा करना लगता तो नहीं था कि मुल्तान सुल्तान कर पाएगा, लेकिन बिल्कुल ही वो वन साइडेड रहे तमाम मैचेस। मुल्तान सुल्तान बिल्कुल भी खेल नहीं पाए उनके प्लेयर्स, वजह क्या समझते हैं आप? अच्छा, आप ये देखिए कि ये सीजन बड़ा मुख्तलिफ गया है मुल्तान सुल्तान के लिए। PSL के इसका आगाज हुआ, PSL स्टार्ट होने से पहले एक इंटरव्यू दिया था इसमाइल तरीन ने, अपनी नापसंदगी या ना खुशी का इजहार किया था एक प्राइवेट प्लेटफॉर्म पे PSL के मामलात से। और आप यकीन माने कि ये जो सीजन आपके सामने है कि मुल्तान सुल्तान को जब से तरीन कंसोर्शियम ने खरीदा था, टेक ओवर किया था, ये सबसे कंसिस्टेंट टीम थी PSL की। पिछले 4-5 सालों से ये सबसे ज्यादा मर्तबा फाइनल के लिए, हमेशा अगले राउंड के लिए क्वालिफाई किया है, सबसे कंसिस्टेंट टीम थी। लेकिन इस सीजन में ये मतलब ये सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिकली सबसे अच्छी टीम होती थी, लेकिन इस सीजन में सबसे पीछे नजर आ रहे हैं। अब ये बाय प्लान है, यानी बाय प्लान के मतलब कोई जानबूझ के दिल खटा हो गया इनका कि सही नहीं खेल रहे, या इत्तफाकन इन्होंने जो प्लेयर पिक किए हैं वो क्लिक नहीं कर रहे। मतलब ने कॉम्बिनेशन भी ट्राई करके देखा है, चेंज करके देखा है, तो इनके लिए नहीं हो रहा। ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इस सीजन की नेशनल टीम के हमारे कप्तान चल ही नहीं पा रहे, ना तो नेशनल टीम के अंदर ना ही PSL के अंदर अपनी टीम को बचा पाए हैं। सुपरविजन तो नहीं की थी ना, कप्तानी तो नहीं की थी। मेरा ख्याल है रिजवान जो है वो T20 के तो बड़े लिमिटेड से बैट्समैन लगते हैं, लेकिन जब फॉर एग्जांपल अभी रन्स पे भी वो टॉप टेबल पे भी थे, लेकिन मसला ये होता है कि T20 क्रिकेट में अब रन्स नहीं देखे जाते। T20 क्रिकेट में आपका स्ट्राइक रेट, आपका इम्पैक्ट देखा जाता है कि आप किस इम्पैक्ट से खेल रहे हैं। तो रन्स तो फिर आप आजकल इतनी क्रिकेट इजी हो गई है कि रन्स पर आप अगर रिस्की शॉट शुरू में नहीं खेलेंगे तो फिर रन्स तो आप ज्यादा से ज्यादा करते चले जाएंगे। इस पे बाजिद खान साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की थी कि जो अक्सर आप कहते हैं ना यार हम 15-20 रन शॉट थे, 25 रन शॉट थे, ये इसी वजह से कहते हैं कि जो शुरू में आपको चांस लेने थे, रिस्क लेने थे तेज खेलने के लिए, वो आप नहीं लेते, आपने बॉल जाया कर दी और बाकी प्लेयर्स को भी आप दबाव में ले आए, पूरी टीम को दबाव में ले आए। तो ये जो माइंडसेट है, आपको लगता है कि अब तो आजमाने की भी मेरे ख्याल में गुंजाइश बाकी नहीं रही? जितने एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं इंटरनेशनल फोरम्स पे, अपने इवेंट के अंदर भी हमने देख लिया, तो अब एक तब्दीली आनी चाहिए और हम डिजर्व नहीं करते एक ऐसी कौम के तौर पे जो जिसके खून में दौड़ती है क्रिकेट, हमें बेहतर ऑप्शंस दी जानी चाहिए। देखिए बात ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि ये जो हमारे अंदर एक्सेप्टेबिलिटी थी ना कि यार शुरू में डॉट बॉल भी खेलते रहो, बाद में हम तेज खेल लेंगे। देखिए एक तो ये कि PSL में बॉलिंग का स्टैंडर्ड इतना अच्छा नहीं है। यहाँ पर आप रिजवान एक ही शॉट बार बार मारते हैं, वो लेग साइड पर जो वो स्क्वायर लेग पर छक्का मारते हैं। और अच्छे बॉलर इंटरनेशनल लेवल पे वो क्यों आपको आपके जोन में बार बार गेंद देंगे, आप लेग साइड पे लपेटेंगे? ऐसे लगता है वो कोई और शॉट खेलना नहीं चाहते। ऐसा नहीं होता। जब तक देखो प्लेयर हमारे हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उनको अपनी गेम को इम्प्रूव करना पड़ेगा ताकि ऑफ साइड पे भी मेरे पास शॉट्स है और अपने जो इंटेंट, जो कोशिश होती है करने की टू डू बेटर, कि मैंने इस बार इससे भी बेहतर करना है, वो नजर नहीं आ रही। तो अगर वो नजर आए तो हम जरूर बैक करें, मेरा ख्याल है। दुरुस्त। अच्छा अमर, कल 2 मैचेस थे 4 टीमों के दरमियान और हमने देखा कि कराची किंग और मुल्तान सुल्तान में तो कराची किंग जीत गया। मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस वो नहीं रही है, बहुत ही भारी मार्जिन था जो कि वो नहीं पूरा कर पाए हैं। अगर हम कोयटा ग्लेडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स की बात कर लें तो दोनों ग्लेडिएटर्स और कलंदर्स मदे मुकाबले आने से पहले बारिश की वजह से उनका मैच तो ड्रॉप हो गया, एक पॉइंट उन्हें मिल गया। आप समझते हैं कि अगर कोयटा ग्लेडिएटर खेलता तो जीत पाता, लाहौर विन कर पाता या कोयटा ग्लेडिएटर, या फिर ये एक पॉइंट मिलना इनके लिए अच्छा साबित हुआ है पेशावर के उसके लिए, कोयटा के लिए?
देखिए दोनों ही ठीक है, कि दोनों के लिए ये हो गया कि एक-एक पॉइंट मिल गया तो दोनों जो है वो दूसरी और तीसरी पोजीशन पे मौजूद हैं। मेरा ख्याल है पॉइंट्स टेबल लास्ट टाइम तक तो यही सूरत-ए-हाल थी। तो जीत तो कोई भी सकता है क्योंकि मैच पूरा नहीं होता ना। पहली इनिंग्स में अक्सर क्या होता है कि कभी-कभी हमें पहली इनिंग्स में लगता है या अभी पूरी नहीं होती कि यार एक कोई टीम बहुत अच्छा खेल रही है। लेकिन ऐसा भी हमने देखा है कि दूसरी इनिंग्स जो टीम ने उससे भी तेज़ खेला तो लगा कि यार ये टारगेट बाद में एहसास हुआ कि पहले टीम वाले ने थोड़ा कम किया है। तो टीमें दोनों जो क्वेटा आया शुरू में थोड़ी डाउन गई थी, बाद में ऊपर चली गई। लाहौर कलंदर भी शुरू में थोड़ी-सी नीचे गई थी, बाद में अब उन्होंने भी मोमेंटम काफ़ी अच्छा पकड़ लिया है। तो जी। अच्छी बात ये है कि लाहौर पिछले सीज़न में स्ट्रगल कर रही थी, इस सीज़न में ऊपर आई है। क्वेटा पिछले 4-5 सीज़न में पहले ग्राउंड से बाहर हो रही थी, इस मर्तबा उसकी पोज़ीशन भी काफ़ी बेहतर है। तो मेरा ख्याल है ये अच्छी खुशनुमा इस्लामाबाद बात है इन दोनों यूनाइटेड टीमों के भी पर्सपेक्टिव से। अमर हमने देखा कि नाकाबिले शिकस्त थी, लेकिन लाहौर ने उन्हें शिकस्त का मज़ा चखाया है। तो अब क्या बाकी टीमों को भी ये कोशिश करनी चाहिए? और ये जो मैच है अगला दोनों के दरमियान में, पेशावर आपको लगता है कि वो कर पाएगा जो लाहौर ने किया? हो भी सकता है। देखिए अब क्रिकेट है, इसमें कुछ भी चीज़ आप राइट ऑफ नहीं कर सकते क्योंकि टी20 का जो फॉर्मेट होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल फॉर्मेट होता है। कभी-कभी क्या होता है कि टीम आउट ऑफ फॉर्म होती है और बिल्कुल आप उसको चांस नहीं दे रहे होते और बड़ी मजबूत टीम को वो ऑन द गिवन डे हरा देती है। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड थोड़ी-सी रिलैक्स थी लाहौर के खिलाफ, थोड़े कैचेस भी उन्होंने बहुत ड्रॉप किए और थोड़े नए लड़के भी ट्राई किए थे क्योंकि वो टेबल टॉपर थे। लेकिन अगेन शिकस्त होती है, उसको थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो आपके ऊपर आता है। तो फिर देखना पड़ेगा कि आप क्या किस तरह से वो संभलेंगे। और आज के मैच को क्या किस तरह से देख रहे हैं? पेशावर ज़ल्मी इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान जो होने वाला मैच है, क्या समझते हैं? वन साइडेड ही देख रहे हैं या फिर आप देख रहे हैं पेशावर ज़ल्मी परफॉर्म कर रही है? पेशावर को करना चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए। देखिए एक जो मसला ये नज़र आ रहा था ना कि बाबर ऊपर खेल रहे हैं और रन्स नहीं कर पा रहे और बहुत ही आसानी से आउट हो रहे हैं। तो ये उनके लिए एक बड़ा प्रॉब्लम था, ऊपर से बाबर का ना रन करना। फिर टीकेसी जो है वो टॉम कॉलर कैटमोर वो भी बस वो आई डोंट नो वो क्यों उसको रखते हैं। वो 10 मैचेस में 1 या 2 बार चलते हैं, तो चले तो चाँद तक नहीं तो शाम तक। तो इनके थोड़ा मसाइल ज़्यादा है। ये इनका भी यही प्रॉब्लम है कि ये अपने जो स्क्वाड है इसको सही तरह से यूज़ नहीं कर रहे। राइट मैन फॉर द राइट ऑर्डर, उसकी पोटेंशियल को सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहे। अगर कर गए तो ये अच्छा हमें टफ मुकाबला देखने को मिलेगा और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अब तक पीएसएल में वन साइडेड मैचेस हुए हैं। इस पीएसएल का वो जी। जो थ्रिलर्स होते हैं, नेल बाइटर्स होते हैं, वो वाला वो नहीं मजा हुआ, नहीं आ बिल्कुल रहा सही है। कह रहे हैं। तो ऐसे मैचेस ऊपर तल्ले चाहिए पीएसएल को इस अच्छा, सीजन। बाबर आजम के हवाले से क्या है? वो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। हालांकि साफियों को ये कहते हैं, दावा भी करते हैं कि जी मैं साफियों के सवालों के जवाब तो नहीं दूंगा, तनकीद का जवाब नहीं दूंगा, मैं स्टेडियम में परफॉर्म करके दिखाऊंगा। तो आज की परफॉर्मेंस उससे मुतवक्के है? देखिए, मसला आज की परफॉर्मेंस या एक दिन की परफॉर्मेंस मसला हल नहीं करेगी। मेरा ख्याल ये है कि बाबर आज़म को फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी चाहिए, क्योंकि जब प्लेयर मुश्किल में जाता है, वो टफ क्रिकेट खेलता है। टफ वो उसमें मुश्किल होती है, जान लगती है, उसमें वो कॉन्फिडेंस आएगा। देखिए, वो नहीं खेल रहे, 2019 में लास्ट फर्स्ट क्लास मैच खेले थे। ये टी20 क्रिकेट में अभी उनकी फॉर्म गई भी है। वो अपना पुराना खेलने का तरीका भूल के दैट्स द श्योर शॉट थिंग, वो आउट ऑफ टच हैं, कॉन्फिडेंस की भी कमी है और ये फॉर्म नहीं है। देखें 2 साल में फॉर्म खराब नहीं होती। ये मेथड भूल गए अपना, उनको वो सब कुछ करने के लिए मुश्किल क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। टी20 क्रिकेट से साथ-साथ उनको अपने आप को रेड बॉल क्रिकेट में टाइम देना पड़ेगा। मेरा ये ख्याल है कि इससे उनको बेहतरी आ सकती है। अच्छा अहमद, अब जब भी कोई आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है प्लेयर या फिर वो खेल नहीं पा रहा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बाबर आजम है इस वक्त, वो प्रेशर में है या वो खेल नहीं पा रहे हैं, तो क्या हमारे पीसीबी के अंदर कोई इस तरह के सेशंस रखे जाते हैं, थेरेपीज रखी जाती हैं, काउंसलिंग सेशन रखे जाते हैं ताकि उस प्लेयर को उस दौर से निकाला जा सके, नॉर्मलाइज किया जा सके, उस प्रेशर से उसे निकाला जा सके? अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो ऐसे सेशन नहीं रखता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर प्लेयर अपने साथ खुद संजीदा है ना, तो वो माशाल्लाह ये बहुत हाईली अर्न करते हैं। कई दुनिया में प्लेयर ऐसे करते हैं कि अपने लिए साइकियाट्रिस्ट हायर कर लेते हैं स्पोर्ट्स के, जो को जो डील करते हैं, ताकि अक्सर क्या होता है कि मेंटल ब्लॉकेज भी होता है आपका। तो आप एक प्लेयर भी वो हर मुमकिन एफर्ट करता है अपने आप को फॉर्म से वापस लाने के लिए, अगर वो बुरी फॉर्म का शिकार है। तो हो सकता है बाबर बहुत मेहनत कर रहे होंगे, ज़ाहिर है हम उनकी जो प्रैक्टिस सेशन या हमारे सामने वो नज़र नहीं आते। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जो जो दुनिया में एक होता है ना, आज़मूदा तरीके होते हैं, कि जब आप कोई बुरी फ़ॉर्म का शिकार होते हैं तो आप क्या करते हैं? पुराने दौर में यही होता था, जब बुरी फ़ॉर्म का शिकार हैं तो वो डबल मेहनत करते हैं, वो मुश्किल दुरुस्त। क्रिकेट खेलते हैं। जब आप प्लेयर रन्स करता है ना, सही करके रन्स करता है, आपकी हर चीज़ ठीक हो जाती है, कॉन्फिडेंस भी वापस आ जाता है। तो मेरा ख्याल ये है कि बाबर को थोड़े से और मैयर लेने की ज़रूरत है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत ब्रीदिंग शुक्रिया। प्रैक्टिस करनी चाहिए, स्ट्रेस रिलीज होगा, प्रेशर से निकलेंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे अहमद नजीब सती, और जिस तरह से वो कह रहे थे कि बाबर आजम को किसी साइकोलॉजिस्ट से चेक करवाने की ज़रूरत है ताकि वो उनको इस प्रेशर से निकाल सके, उनकी थेरेपीज़ होनी चाहिए, उनको इस तरह की एक्सरसाइज जो है वो करनी चाहिए ताकि वो उस प्रेशर से, उस बुरी फॉर्म से बाहर आ सकें, अगर वो अपने साथ संजीदा हैं, क्रिकेट के साथ संजीदा हैं। जी जनाब, हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि मशहूर ज़माना टाइटैनिक जहाज़, उसे कौन नहीं जानता, और अब पता चला है कि एक ऐसा मुसाफिर था जो बच गया था। उस सफ़र से पहले एक ख़त लिखा था और बाद में वो बच भी गया था, और वो जो ख़त है जनाब वो उसकी नीलामी हुई है और बड़ा महंगा बिका है। 11 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम में फरोख्त हो गया है। बरतानिया में हुए इस ऑक्शन में टाइटैनिक के मुसाफिर कर्नल आर्ची बॉल ग्रेसी ने जो ख़त लिखा था, उनका मुतवक्किल ख़त बताया जा रहा है कि 60,000 पाउंड से ज़ायद में वो बिका है। और जहाज़ के जिंदा बचाने वाले मुसाफिर कर्नल ग्रेसी जहाज़ के फर्स्ट क्लास मुसाफिर थे। उन्होंने टाइटैनिक डूबने से 5 रोज़ पहले यानी कि 10 अप्रैल 1912 को ये ख़त अपने अजीज़ को लिखा, और जो कि 12 अप्रैल 1912 को लंदन में पहुंचा था। और अगर उसकी ख़त के मतन की बात की जाए, वो भी शेयर करते हैं, बड़ा दिलचस्प है। टाइटैनिक के बारे में उन्होंने लिखा कि जी एक अच्छा जहाज़ है, लेकिन मैं अपना सफ़र मुकम्मल होने के बाद इसकी हवाले से कोई राय दे सकूंगा कि कितना मजबूत था, कितना पुरतायुश था। अच्छा, उस वक्त क्योंकि ख़तों की किताबत हुआ करती थी, इसलिए उस वक्त उन्होंने एक ख़त लिखा, और ख़त लिखने के बाद उन्होंने उसके अंदर एक सस्पेंस छोड़ा कि जब वो ये सफ़र मुकम्मल करेंगे टाइटैनिक का, तो उसके बाद वो बताएंगे कि ये सफ़र कैसा रहा। सफ़र की रोदात लिखेंगे ना, रोदात लिखें, लेकिन हुआ ये अनफॉर्चुनेटली कि उनका सफ़र वो सफ़र ही रह गया। वो 15 अप्रैल जिस तरह से क्रैश हुआ टाइटैनिक, और जिस तरह से टाइटैनिक को बनाने वाले ने भी दावा किया था कि ये कभी ना डूबने वाला, कभी ना तबाह बर्बाद होने वाला जहाज़ है, तो अल्लाह ताला ने उसको समंदर में उतरते ही गर्क कर दिया। लेकिन टाइटैनिक का जो आज भी करिश्मा है ना, वो बरकरार है। बिल्कुल, वो इसमें इसके अंदर देख लें या वैसे स्टोरीज के ऐसी अंदर है ना। उसका पार्ट 3 आ रहा है जी। अब आपको लियोनार्डो डिकैप्रियो और केट विंसलेट उसके अंदर अब तो बूढ़े हो नुमाया चुके करता हैं। है। जी हाँ, लेकिन उसको एनिमेटेड करके उसके अंदर इनोवेशन लाके उसको दोबारा से रिलीज किया जा रहा है। टाइटैनिक पहली देखी थी, क्या उम्र थी? मेरी उम्र लगभग होगी, मैट्रिक में था मैं, और आई थिंक 13-14 ईयर्स मुझे याद पड़ता है कि वो उम्र थी। लेकिन वो उस वक्त सिनेमा में लगी थी, और उसकी फाइल्स, उसके फोल्डर्स, उसकी टी शर्ट्स, आपको हर जगह चारों तरफ टाइटैनिक ही टाइटैनिक। तो एक राज किया है, कम से कम एक दहाई पे उस मूवी ने राज किया। और यकीनन आपको केट विंसलेट पसंद आई होंगी। बिल्कुल, मुझे ना सिर्फ केट विंसलेट पसंद आई, बल्कि लियोनार्डो डिकैप्रियो, दोनों के जो आपस में केमिस्ट्री, जिस तरह से उसको पिक्चराइज किया है, ज़बरदस्त वो मेकिंग थी। और उसने वाकई में टाइटैनिक की जो एक हाइप क्रिएट की थी, लोगों के इंटरेस्ट को डेवलप किया। अच्छा, उसके अंदर जिस तरह से क्योंकि वो बच जाने वाली वाहिद खातून थी जो कि जिन्होंने स्टोरी ये पूरी बताई थी, और जिनकी स्टोरी के ऊपर ये पूरी मूवी बनी है कि टाइटैनिक किस तरह से डूबा, टाइटैनिक के अंदर उस वक्त लोग क्या कर रहे थे। पाकिस्तान के अंदर भी एक टाइटैनिक बनी थी उस टाइटैनिक के बाद, केट विंसलेट और लियोनार्डो की। अच्छा, मुझे उस टाइटैनिक का नहीं पता। उसके अंदर ये होता है कि एक फट्टे के ऊपर जो जैक होता है, जो लियोनार्डो होता है, ठीक है ना, वो उसको धक्का देकर खींच लेता है। वो कहता है कि जी मैं मरूंगा तो अकेला क्यों मरूंगा। अच्छा, वो उस तख्ते के ऊपर हाँ, तो वो केट विंसलेट का हाथ खींच के वो भी उसको पानी के अंदर डुबो देता है। ओह माय गॉड, और बड़ा फनी है। आई थिंक वो यूट्यूब पे लोगों को मिल जाएगा अगर आप। अच्छा, हमारी टाइटैनिक में दोनों मर जाते हैं। हमारी टाइटैनिक में दोनों मर जाते हैं, वो दोनों जम जाते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग है उसके, खैर कई रीमेक बने, कई उसकी बनी। और अब इसका टाइटैनिक 3 भी आ रही है, क्योंकि ये अभी तक इसका चार्म और करिश्मा खत्म नहीं हुआ। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाएगा, दीगर अहम इश्यूज अभी बाकी हैं। स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आपकी सब खैरियत से गुजर रही होगी। एक बार फिर से जिक्र करते हैं पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का, और इससे बड़ी नाकामी क्या होगी। उनके अपने इंटेलिजेंस के जो इदारे हैं, उनके सरबराहान, उनके ऑफिशियल्स अब इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि ये हमारे से सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, सिक्योरिटी की बहुत बड़ी नाकामी है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में वो कहते हैं कि सिक्योरिटी पॉलिसी ने ये एतराफ़ कर लिया है कि ये उनकी सिक्योरिटी नाकामी थी। अजय साहनी ने ये एतराफ़ किया है। वो कहते हैं कि मोदी जो है वो लाशों की सियासत करने में कामयाब हो गया है। वो हमेशा की तरह लाशों की सियासत करता है। इसमें कितना नुकसान अब भारत को उठाना पड़ेगा, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ सलमान आबिद साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी। वेलकम टू शो कहेंगे सर आपको।
सर भारत ने बिना सोचे समझे पूरा एक प्लान तरतीब दिया, और जैसा एक मूवी नहीं देख रहे होते आप कि उसके अंदर अटैक होता है, उसके बाद फिर फौरन इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर धर दिया जाता है, जबकि रास्ता 30 मिनट का है पर्चा दर्ज करवाने के लिए, 5 मिनट लगे वहाँ पर पहुँचने के लिए, जो कि पास करीब तरीन पुलिस स्टेशन था। लेकिन पर्चा जो है वो फ़ौरन से पहले दर्ज हो जाता है, बल्कि 10 मिनट में दर्ज हो जाता है, जहाँ पर तो पहुँचना ही मुश्किल हो वहाँ पर 10 मिनट में। मतलब प्री प्लान आपने एक पूरा प्लान तरतीब दिया, उसको एग्जीक्यूट किया और इल्ज़ाम डाल। फिल्म फौरन ही पिट गई है रिलीज होने से लेकिन पहले। अब तो उनकी अपनी सिक्योरिटी इदारे ये दावा कर रहे हैं, बल्कि वो मान रहे हैं, एतराफ़ कर रहे हैं शर्मिंदगी का कि भाई हमसे हो गई गलती, हमने ये गलती की है, और मोदी साहब इसके ऊपर सियासत चमका रहे हैं। देखिए, भारत के अंदर जो इस वक्त अपोजिशन जमातें हैं और जो उनकी इंटेलिजेंशिया है, वो सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रही है मोदी के इस एडवेंचर को और इस सियासी मुहिम जोई को। उनके बकौल के जिस तरीके से भारतीय हुकूमत ने अपनी इंटेलिजेंस फेलियर को छुपाया है और ठीक 5 मिनट के बाद पूरा का पूरा पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धर दिया, तो ये कोई किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा है। और इसका मतलब ये है कि भारत पाकिस्तान पे दबाव बढ़ाना चाहता था, इंटरनेशनली भी और लोकली भी, और वो उसमें किस हद तक कामयाब हुआ नाकाम हुआ वो अपनी जगह। लेकिन बुनियादी बात ये है कि जो उनकी इंटेलिजेंस फेलियर है, इसका एतराफ़ खुद उनके दिफाई एक्सपर्ट्स कर रहे हैं, जो हाजिर सर्विस भी हैं और जो रिटायर्ड भी हैं। और वो कह रहे हैं कि भारत को पहले इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि ये जो हमारा इंटरनल फेलियर हुआ है उसकी क्या वजूहात हैं। देखिए, ये बड़ा आसान काम होता है हमारे यहाँ एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ लगाना, लेकिन जब तक आपके पास कोई एविडेंस ना हो, यानी ये जो भारत ने मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों के साथ ब्रीफिंग की, उसमें भी उसने जो एविडेंस पेश किए वो माजी के एविडेंस हैं, इस वाक़े के कोई एविडेंस नहीं है। उन्होंने माजी के वाक़यात बताए, देखिए पाकिस्तान ये करता रहा, पाकिस्तान ये करता रहा, वहाँ पे ये हुआ, फलां पे ये हुआ। लेकिन जब सफ़ीरों ने पूछा कि इस वाक़े के हवाले से आपके पास क्या अपडेट है, तो उन्होंने कहा नहीं, अभी तो हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो यहाँ से एक रवैया, और वो भी एक एटमी पावर मुल्क का। देखिए, भारत इस वक्त एक जनूनी रियासत के तौर पर सामने आया है। वहाँ जो हिंदुआता की सियासत है, वहाँ जो पाकिस्तान दुश्मनी की सियासत है, वहाँ जो मुस्लिम दुश्मनी की सियासत है, जो आरएसएस एजेंडा है, वो भारतीय हुकूमत के ऊपर गालिब है। अच्छा, इसी वजह से आप देखिए कि जब से मोदी आए हैं, तीसरी दफ़ा वो वज़ीर आज़म बने हैं, अमली तौर पे पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान सफारती सतह पर एक डेडलॉक है। यानी कोई ऐसी कोशिश नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने पहले दौर में, दूसरे दौर में या तीसरे दौर में कहीं नहीं की कि जिससे हमारे सफारती ताल्लुकात बहाल हो सके। एक कोशिश हुई थी पाकिस्तान में आए दौरे पे, लेकिन वो भी सिर्फ दिखावे के लिए। अच्छा, ये जो अजय साहनी है, इंसानी दहशतगर्दी के एक्सपर्ट हैं, वो कहते हैं कि ये सियासी फायदे के लिए झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो ये बजाते खुद चार्जशीट नहीं है उनके अपने ऑफिशियल्स की तरफ से। देखिए ना, यही तो वो एक चीज़ सलमान भाई, क्या पाकिस्तान को अब अगर ये मामला वॉर वाला टल जाता है, इस पर इक्तफा करके हमें खुश होकर बैठ जाना चाहिए कि चलें जंग टल गई है, या फिर हमें परसू करना चाहिए? ये जो झूठ का एक वतीरा बनाया हुआ है, एक पूरी हिस्ट्री है इसकी, अब इसको पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने लाना चाहिए, भारत को दीवार से लगाना चाहिए। देखिए जुनैद, बात यही है कि जो वाक़या हुआ है उस पे भारत पॉलिटिकल स्कोर करने की कोशिश करेगा, और भारत अभी भी उसकी पूरी कोशिश ये है कि वो इस नैरेटिव को बिल्ड करे कि पाकिस्तान बतौर रियासत दहशतगर्दी के अंदर मुलव्वस है, दहशतगर्दी की सपोर्ट करता है, दहशतगर्दी को फैसिलिटेट करता है। जबकि हमारा मौक़िफ़ ये है कि बलूचिस्तान के वाक़यात हों, खैबर पख्तूनख्वा के वाक़यात हों, TTP के वाक़यात हों, बलूचिस्तान के अंदर जो अलहदगी पसंद अनासर हैं, उसको भारत की सरपरस्ती हमारे पास सबूत भी है, कुलभूषण बाकायदा हमने उसको दिए भी हैं। अच्छा, अब ये एक ब्लेम गेम जो है ना दोनों तरफ से चल रही है। अब पाकिस्तान के पास एक अच्छा मौका ये है कि जो इंटरनली भारत की अपोजिशन जमातें जिस तरह से भारत को क्रिटिसाइज़ कर रही हैं, जिस तरह से उनके दिफाई एक्सपर्ट्स कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ जश्न नहीं मनाना चाहिए कि इंटरनल उनका फेलियर हो गया है, बल्कि हमें इसको एक सफारती और डिप्लोमेसी के महाज पर लेके जाना चाहिए और ये कहना चाहिए कि भारत ने बग़ैर किसी तहकीक के, बग़ैर किसी शवाहिद के, बग़ैर किसी इन्वेस्टिगेशन हम पर जो इल्ज़ाम धरा है उसका सबूत ये है कि भारत के अपने अंदर उसको कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। वो ममालिक जो मुतासरीन में है, जिसमें कनाडा अभी हालिया मिसाल है, इसके अलावा अमेरिका के अंदर ये कोशिश कर चुके हैं, फिर इनके अपने अंदर जो सिख उनसे तंग हैं, जो ईसाई इनसे तंग हैं, जो दलित, जो तमाम अक़लियतें इनसे तंग हैं, जो आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, हमें उनको भी तो साथ मिलाना चाहिए, उनको भी तो हाईलाइट करना चाहिए ताकि एक मजबूत मुकदमे के तौर पर मेरा ख्याल है कि उस तरफ जाने की बजाय हम अगर सिर्फ सफारती दुनिया में अमेरिका को, बरतानिया को
सऊदी अरब को, कवैत को, चीन को ख़ास तौर पे इनको, अमेरिका को, इनको साथ लेके चले और इन तक अपने आप को इंगेज करें तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। आपने देखा पाकिस्तान ने एक बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। ये जो ख़ास तौर पे अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का जो फ़ोन था जयशंकर को और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को, फिर आपने देखा कि उसके बाद चीन का रोल, उसके बाद आपने देखा सऊदी अरब ने रोल प्ले किया, उसके बाद आपने देखा कवैत ने रोल प्ले किया और एक जंग बंदी के कॉन्टेक्स्ट में, यानी जंग हो ना, उस कॉन्टेक्स्ट में एक सफारती जो है ना सरगर्मियाँ की हैं और दोनों को बावर करवाया है कि आप तहम्मुल का मुजाहरा करें और हमें उसमें कामयाबी हुई है और उसको रिकग्नाइज किया गया है कि भाई ये भारत जो है जिस उजलत का मुजाहरा कर रहा है और जिस तेज़ी से वो उसने शिद्दत पसंदी को पैदा किया है, ये खित्ते की सियासत के लिए अच्छा शगुन है। सलमान साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब ने भी ज्वाइन किया। वेलकम टू शो कहेंगे आपको। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भारत के अपने अंदर से अब आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि मोदी सरकार अपने सियासी फ़ायदे के लिए लाशों की सियासत करती है और जो कुछ पहलगाम वाक़े का जो भी सेहरा था वो उन्होंने अपने सर लिया है कि हमारा सिक्योरिटी क्लैप था, हमारी जिम्मेदारी थी सिक्योरिटी को यकीनी बनाना और हमारे अंदर से ही जो है वो ये सब कुछ हो रहा था। कार्रवाई जो है वो सारी पाकिस्तान के ऊपर जो डाली गई वो उल्टी हो गई है, मोदी सरकार के ऊपर चली गई है। क्या समझते हैं कितनी सुबकी का सामना भारत सरकार को करना पड़ेगा और क्या मोदी इस पर अब चुप होकर कॉर्नर हो जाएगा या फिर अभी भी अपनी तकरीबकारियां जारी रखेगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मोदी सरकार जो है और मोदी हिमसेल्फ, जिसको मैं मोदी मरदूद का नाम देता हूँ, कि जिसने अपने मासूम शहरियों को कत्ल करवा कर ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान बल्कि इस खित्ते के अमन को चैलेंज किया है। और जब दो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स आपस में आई बॉल टू आई बॉल या उनके एस्केलेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं तो फिर वो इस सिर्फ खित्ते में नहीं बल्कि स्पिल ओवर होके दूसरे ममालिक, दूसरे खित्ते और फिर दुनिया की तरफ जाता है। तो लिहाजा इस वक्त बुरी तरह से फेल हुआ है उसका तमाम सिक्योरिटी सिस्टम। उसकी बेसिकली जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है जिसमें कि अपने ही लोग उनको अपने ही लोगों को मारते हैं और इल्जाम पाकिस्तान पर ठहराना मकसद था। तो ये तमाम चीजें दुनिया के सामने बड़े अच्छे तरीके और लेकिन ब्रिगेडियर साहब, ये जो सबूत सामने आए हैं डॉक्यूमेंट्स लीक होने के बाद कि रॉ ही पहलगाम हमले की मंसूबा साज है, खुफिया दस्तावेजात अब ढकी छुपी नहीं है, ये मंजरेआम पर आ चुकी हैं। क्योंकि क्या कोई जवाब मांगेगा इंडिया से कि ये जो ड्रामा चल रहा है जिसमें अपने ही लोगों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, इसका जवाब दीजिए, कटहरे में लाइए उन्हें। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, रॉ हर जगह एक्सपोज हो चुका है। कनाडा ले लें, अमेरिका ले लें, यूके ले लें, नीचे कतर में ले लें, अभी पहलगाम, उससे पहले पुलवामा, ये हर जगह रॉ जो है उसका बुरा चेहरा एक्सपोज हो चुका है। तो क्या दुनिया अब इंडिया को इसी तरह चलने देगी या कुछ करेगी? तो मैं उसमें सिर्फ ये कहूंगा कि इंटरनेशनल रिलेशंस के हिसाब से रियल पॉलिटिक वर्ल्ड है कि जहां पर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट देखे जाते हैं और ये मोरालिटी वगैरह ये थोड़ा सा बैक बर्नर में चली जाती है। अब इंडिया के अंदर बुग़्ज़ चाइना के सिलसिले में इंतहा की उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, यूएस ने भी और वेस्टर्न कंट्रीज ने भी। तो लिहाजा वो अपनी सारी इन्वेस्टमेंट जो पिछले कोई 2010 से उन्होंने वहां पे कर रखी है वो उसको एकदम से मल्टीप्लाइड बाय 0 नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि जो स्ट्रीम वॉइसेस हैं और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका प्रेशर डेवलप होगा, वेस्ट में भी, यूएस के अंदर भी, जो इंडिया को अब लगाम डालेंगे। मैं समझता हूँ क्योंकि स्टिल सेम वॉइसेस। ब्रिगेडियर साहब, सलमान आबिद साहब जिस तरह हमारे साथ मौजूद हैं, सलमान आबिद साहब ये कह रहे थे कि अब पाकिस्तान का जो अगला मौक़िफ़ होना चाहिए, उनको सफारती अपनी जो कामयाबी है उसको यकीनी बनाना चाहिए, सफारती ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, तमाम उन ममालिक के सामने भारत को बेनकाब करना ज़रूरी है जो कि इस वक्त इसमें अपना किरदार अदा कर सकते हैं। अमेरिका की बात कर रहे थे सलमान साहब भी, तो अमेरिका में आपको लगता है कि अमेरिका अगर खुलकर सामने नहीं आता, ढके छुपे अल्फाज में भी वो इंडिया की हिमायत करेगा? क्योंकि चाइना बीच में है और चाइना की मुखालफत में दोनों ही ममालिक एक साथ हैं, दोनों ही ममालिक एक पेज पर हैं। तो आपको नहीं लगता कि अमेरिका सफारती ताल्लुकात हम उससे जितने मर्जी बेहतर करने की कोशिश करें फिर भी बैक एंड पे कहीं ना कहीं छुपकर वार करने की कोशिश की जाएगी और अमेरिका भारत के साथ खड़ा होगा? देखिए, वैसे मैंने पहले कहा कि उसने इन्वेस्टमेंट तो इंडिया में कर रखी है और बुग़्ज़ चाइना के अंदर वो उसको जारी भी रखेगा क्योंकि वो अमेरिका को शायद सरपास कर जाए। और अभी जो टैरिफ वाली वॉर चल रही है उसमें चाइना का भरपूर पल्ला जो है वो भारी है। अब जहां तक अमेरिकन का ताल्लुक है कि क्या खुल के आएंगे सामने, तो उसमें मैं ये कहूंगा कि वो ऑलरेडी कमिटेड है अपनी टैरिफ वॉर के सिस्टम में होने वाली वहां पे इन्फ्लेशन के अंदर। यूक्रेन के साथ वो जो साइट ले रहा था वो उसके अंदर मजीद ये कि नेटो के अंदर से वो अपने आप को बाहर निकालने की बात
ठीक है ब्रिगेडियर साहब, हम दोबारा आपकी तरफ आते हैं। सलमान भाई, आपके ब्रेक में भी कह रहे थे कि अभी भी आपको लगता है कि भारत को शरारत कर सकता है फेस सेविंग के लिए। तो अगर कोई शरारत होती है महदूद मुद्दत के लिए होती है तो शुरू तो वो कर लेगा, लेकिन क्या ख़त्म करना उसके कंट्रोल में होगा और फिर उसके नतीजे होंगे, क्या उसका मुतामिल हो सकता है भारत भी और पाकिस्तान? देखिए, जितनी हाइप हिंदुस्तान ने क्रिएट कर दी है और जिस तरह से इंडियन मीडिया ने बैशिंग की है, अब उसको मैनेज करना और उसके अंदर जवाब देना भारत के पर एक दबाव बढ़ता जा रहा है। और ये तासुर ना जाए कि भारत ने कमज़ोरी का मुजाहरा किया है, इसलिए भारत के ऊपर ये इम्कान आप रूल आउट नहीं कर सकते कि वो कोई ना कोई जो है ना स्ट्राइक कर सकता है। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अभी जो क्योंकि हिंदुस्तान में IPL हो रही है, इस वक्त वो ये रिस्क नहीं लेगा, वरना वो सारा का सारा इकोनॉमिकली इतना डैमेज हो जाएगा। वो वेट करेगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वो सफारती सतह पर देखेगा कि कितना अमेरिका और चाइना और बाकी ममालिक जो है उसके साथ खड़े होंगे अगर आप वो सर्जिकल स्ट्राइक करता है। लेकिन सलमान भाई, ये स्विच ऑन ऑफ की तरह तो नहीं होगा। IPL गुजर भी जाए उसके बाद भी अगर वो छेड़छाड़ करते हैं तो फिर पाकिस्तान उसका जवाब देगा, फिर ये सिलसिला कहाँ रुकेगा? यही तो प्रॉब्लम है कि जब आप सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं और आप आप ये तवक्को करें कि जी दूसरा इसको रिएक्ट नहीं करेगा, दूसरा भी रिएक्ट करेगा, उसकी भी मजबूरी है। अब जब वो रिएक्शन के अंदर जाएंगे तो फिर उसके अंदर पॉसिबिलिटी ये है कि ये चीज़ें बढ़ जाएंगी, और जब बढ़ जाएंगी तो फिर वो एक जंग का माहौल बन जाएगा। तो इसलिए अब मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि अमेरिका और चाइना दोनों बड़ा रोल प्ले करेंगे कि इंडिया के लिए कि जब आप किसी किस्म की सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करेंगे, किसी किस्म का आप इनिशिएटिव नहीं लेंगे। और अब मैं हिंदुस्तान के अंदर देख रहा हूं कि थोड़ा सा डिप्लोमेटिक तरीके से चलने की कोशिश की जा रही है। उनको भी लग रहा है कि शायद जो हमने एडवेंचर किया था उसके नतीजे में स्ट्राइक करना इतना आसान काम नहीं। मैं ये चाइना का आपने जिक्र किया, एक चीज़ मैं अगर ब्रिगेडियर साहब आप सुन पा रहे हैं, सब हमारे साथ नहीं है शायद, उनकी ड्रॉप हो गई। अगर आप सुन पा रहे हैं, चाइना ने जो बड़ा क्लियर स्टांस दिया है और माजी से मुख्तलिफ है कि ना सिर्फ वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है बल्कि उसका दिफा भी करेगा अगर कोई ऐसे हालात पैदा होते हैं। ये जो गर्मी थी, ये जो आग लगाने की कोशिश कर रहा था भारत, इसको ठंडा करने में इस बयान ने कितना किरदार अदा किया और ये किस तरह की चेंज देख रहे हैं चाइना की पॉलिसी के अंदर आप? देखिए, चाइना के जहां तक पाकिस्तान की सपोर्ट का ताल्लुक है तो माजी में भी करता है। फिजिकल वो उस तरह से नहीं होगा, ऑफ कोर्स उसके सोल्जर्स यहाँ पे नहीं होंगे, लेकिन उसके वेपन्स हमारे पास हैं, उसकी रिप्लेनिशमेंट हो सकती है। डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल जो कि आजकल सबसे ज्यादा डोमिनेट करती है इंटरकनेक्टिविटी ऑफ दुनिया की वजह से, तो उसमें भरपूर सपोर्ट जो है वो चाइना की पाकिस्तान को हासिल है। मैं समझता हूँ कि ये भी एक इंडिया के जो मिलिटरीली जो उनकी चॉइसेस हैं उसके ऊपर नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा और वो अपने अंदर रैशनैलिटी लेकर आएगा, क्योंकि इस वक्त वो चाइना के साथ होने का, चाइना से ऑलरेडी वो कश्मीर में मार खा चुका है। जी ब्रिगेडियर साहब, आपको लगता है कि इस वक्त इंडिया, क्योंकि सब कुछ तो खुल के सामने आ चुका है कि रॉ मुलव्वस है, तमाम दस्तावेजात जो खुफिया वो भी सामने आ चुके हैं और तमाम तर जो कार्रवाई है वो जिस तरह से प्लान की गई वो भी सामने आ चुकी है कि कब आपने मीडिया पर अनाउंस करना है, कब पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम धरना है, ये तमाम चीज़ें सामने आने के बाद अब भारत मिस एडवेंचर करने की पोजीशन में है। और अगर ऐसा होता है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे और कितना नुकसान और कब ये जाके थमेगा, क्या इसका कोई अंदाज़ा लगाया जा सकता है अभी से? देखिए, कोई मुल्क इंडिपेंडेंटली लड़ाई में उस तरह से नहीं जा सकता, बिकॉज अल्टीमेटली वॉर जो है वो यूज होती है एज अ टूल टू मीट दी पॉलिटिकल एंड्स। पॉलिटिकल एंड्स आपके सिर्फ मैदान जंग में नहीं होते, बाद में टेबल पे आना होता है जहाँ नेगोशिएशंस होती हैं। तो लिहाजा अगर आपको इंटरनेशनल सपोर्ट या आपकी रीजनल सपोर्ट ममालिक की नहीं है तो फिर आपको कोई फायदा नहीं है जंग में जाने का, वन। लेकिन अगर फिर भी अपनी फेस सेविंग के लिए मोदी ऑप्ट करता है कोई जंग छेड़ने की, तो वो लाइन ऑफ कंट्रोल के क्रॉस होगी। वहां पे लाइन ऑफ कंट्रोल में ऑलरेडी हम 12 महीने जो है स्क्रिमिशेस चल रही होती हैं, फायर एक्सचेंज हो रहा होता है। अब हो सकता है कि थोड़ी सी इंटेंसिटी उसकी बढ़ा दे, वन। लेकिन सेकेंडली शायद ये इंटेंसिटी ज्यादा बढ़ने का खतरा है। उसकी वजह ये है कि आपका जो चीफ वाइस एयर चीफ है इंडिया का, उसको बरतरफ किया गया है, और जो नॉर्दर्न कमांड है इंडिया की, बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है जो पूरे कश्मीर के ऑपरेशंस को डील करती है, उसके कमांडर को भी बरतरफ किया गया है। अब उनकी जगह जब नए वाइस चीफ आएंगे या नदरन कमांडर आएंगे तो वो अपने आप को शो करने के लिए कि उसने भी लाइन में लगना है चीफ आर्मी स्टाफ बनने के लिए सीनियर पोजीशंस पे, तो शायद वो ऑफेंसिव पोस्चर लें, शायद वो गलती करें। तो लिहाजा मक्कार दुश्मन से हमारा वास्ता है, हम अब वक्त तैयार हैं इंटरनेशनल बॉर्डर जो ईस्टर्न बॉर्डर इंडिया के साथ,
और वैसे मॉडल बांग्लादेश की जाती है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, इस बार लगता है कि जो है ना पत्ते उल्टे पड़ गए हैं और लेने की देनी पड़ गई है भारत को। अच्छा, एक एक करके चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं। हमने देखा कि रॉ के हवाले से जो इंकशाफात हैं वो सामने आए टेलीग्राम के ऊपर। अब बीबीसी ने बड़े वैलिड क्वेश्चन उठाए हैं कि जी वहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट है, माजी के अंदर भी एक टूरिस्ट को वहाँ पे किडनैप किया जा चुका है, उसके ऊपर हमला हो चुका है, लेकिन इस ना तो सीसीटीवी कैमरे थे वहाँ में, ना सिक्योरिटी थी। इस वाक़े के भी 1 घंटे के बाद वहाँ पे सिक्योरिटी के इदारे पहुँचे, तो इतने सारे लैब्स एक साथ में, क्या ये इत्तेफाक था? देखिए, भारत ने 370 और 35A के बाद ये परसेप्शन बिल्ड किया था कि जो मकबूजा कश्मीर में रहने वाले लोग हैं ना, उन्होंने दिल्ली का फैसला मान लिया है और कोई इस वक्त वहाँ इशू नहीं है, पुरअमन है, टूरिज़्म के लिए बड़ा सेफ है। लेकिन ये जो वाक़या है ये जाहिर करता है कि भारत के अंदर मकबूजा कश्मीर के लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। तो इस लिहाज से अगर मैं ये देखूं तो इस वक्त भारत को एक बिग बात समझनी होगी कि अपने इंटरनल सिचुएशन को रिव्यू किए बगैर अगर वो पाकिस्तान के ऊपर बैशिंग करेगा या पाकिस्तान पे इल्ज़ाम तराशी लगाएगा, तो आज की जो दुनिया है उसमें मीडिया बड़ा आज़ाद है किस्म का, जहां बहुत सारी अल्टरनेट रिपोर्ट्स जो हैं वो सामने आ रही हैं। आपने देखा, जैसे आपने बीबीसी का हवाला दिया और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स मैंने देखी हैं जिसमें इस वाक़े के अंदर जो सिक्योरिटी लैब्स हुआ है उसको बुनियाद बनाया गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अगर वो सिक्योरिटी लैब्स को आप इन्वेस्टिगेट किए बगैर आप किसी मुल्क पर इल्ज़ाम लगाएंगे तो उसकी एक्सेप्टेंस नहीं होगी। मैं आपको बताऊं, सलमान साहब साथ ही मौजूद रहेगा, सैयद मोहम्मद अली साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर आलमी अमूर। वेलकम टू शो कहेंगे आपको भी। मोहम्मद अली साहब, आप इस वाक़े को किस तरह से देखते हैं? बरतानवी नशरियाती इदारे बीबीसी ने जो पहलगाम वाक़या है उसके अंदर जो तमाम झूठ था भारत की जानिब से बोला जा रहा है उसका पर्दा चाक कर दिया है। मोदी सरकार ने इंटेलिजेंस एजेंसियों का किरदार जो है उसके ऊपर सवालात उठाया है और फिर ये भी सवालात उठाए जा रहे हैं कि सयाहती मकाम पर सिक्योरिटी का ना होना, पुलिस का बाद सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, पुलिस का बाद में पहुंचना, सिक्योरिटी कैमरास का ना होना और मेडिकल टीम का वहां ना पहुंच पाना, ये कितना बड़ा रिस्क था वहां पर और सयाहों को इतनी बड़ी तादाद में वहां पर जाने की इजाजत दिए जाना, उसके बाद ये वाकया पेश आना और फिर कैमरे नस्ब नहीं है, इसके बावजूद कोई आपके पास हकायक नहीं है, कोई आपके पास शवाहिद मौजूद नहीं है, लेकिन डायरेक्ट अपने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धर दिया। अब जो ये सुबकी का सामना करना पड़ रहा है, डिफरेंट रिपोर्ट सामने आ रही हैं, क्या समझते हैं कि भारत यहीं तक चुप रहेगा? जी बहुत शुक्रिया। जी देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, अफसोसनाक बात है, लेकिन कोई इसमें हमें परेशानी और हैरानगी की बात इसलिए नहीं है कि जो लोग भारत की सोच, नज़रिए, हिकमत अमली और तारीख से वाकिफ़ हैं तो वो जानते हैं कि 1998 से जब से पाकिस्तान ने अपनी जौहरी ताकत का मुजाहरा दुनिया के सामने किया है, उनके फैसला साज इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि कोई बड़े पैमाने पे पाकिस्तान के खिलाफ जारियत या जंग जो इम्पोज करना उनके लिए एक संजीदा पॉलिसी ऑप्शन नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे दो उन्होंने हिकमत अमली में बुनियादी तब्दीलियां लाई हैं पिछले 27 साल में। एक तो उन्होंने दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट करना शुरू किया, PLA, BLF, TTP, मजीद ब्रिगेड, दाइश, इन सबको, और दूसरा उन्होंने एक बयानिए की जंग पाकिस्तान के खिलाफ आलमी सतह पर शुरू की। डिसइंफो लैब आपको याद होगा, जिसका बुनियादी मकसद 100 से ज्यादा ममालिक में 700 से ज्यादा ऐसे मीडिया प्लेटफॉर्म बनाना था जिसका वाहिद मकसद पाकिस्तान, कश्मीर और मुसलमानों को बदनाम करना था। तो अभी भी ये जो फॉल्स फ्लैग का मामला है, ये उसी एक लार्जर हिकमत अमली की कड़ी है जिसमें अपनी अवाम की तवज्जो जो है वो दाखिली मसाइल से हटा के और आलमी बरादरी की तवज्जो जो है भारत की दहशतगर्दी की जो पुष्पनाही की पॉलिसी है उससे मबजूल करके पाकिस्तान पे इल्जाम तराशी के नतीजे में मुरतब करने की कोशिश है। लेकिन मैं समझता हूँ आपकी तरह जो तलब करेगा भारत से कि अपने ही लोगों को ईंधन बना के सियासत चमकाना या मकासद हासिल करना, इसका अब जवाब कौन मांगेगा भारत से? देखिए, आपने बड़ा अहम सवाल किया है। मैं बल्कि अभी नंदन साहब का मुझे वाकया याद आता है कि किस तरह पाकिस्तान ने इंतहाई दरिया दिली के साथ और सफारती आदाब के तहत उनका जहाज गिराने के बाद उनको इज्जत और तकरीम से वापस किया था। लेकिन आप जानते हैं कि वो भारत जाके उनको आला तरीन एजाज मिला था। तो ये भी इसी बात का सबूत है कि वो जो है किस तरह एक फेक नैरेटिव्स घड़ते हैं, फेक हीरोज बनाते हैं और फेक सक्सेस स्टोरीज अपनी आवाम को गुमराह करने के लिए, अपनी आवाम को तो ये मंजर बेचते हैं करने के लिए करते हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब, आपको नहीं लगता कि एक उकताहट दिखाई दे रही है आलमी सतह पे, चाहे वो BBC हो, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, उनकी आर्टिकल्स हो, जो रिस्पॉन्स पूरी दुनिया से आ रहा है, खुद अपने उनके इत्तेहादी अमेरिका की तरफ से आ रहा है, जिस तरह की हिमायत वो चाह रहे थे वो उन्हें नहीं मिल पाई।
तो क्या दुनिया भी अब उकता चुकी है इन झूठों से, इस प्रोपेगेंडे की मशीन से, जिसे वो अपने मीडिया के जरिए इस्तेमाल करते हैं और अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते जी, हैं? मैं समझता हूँ कि जो इंफॉर्मेशन डोमेन है वो इस वक्त पूरी दुनिया की जो बैटल स्पेस में सबसे बड़ा और सबसे अहम महाज है, क्योंकि ये परसेप्शन की जंग है जिसमें भारत कोशिश करता है कि हकीकत को मस्क करके एक झूठ को दुनिया के सामने प्रमोट किया जाए। लेकिन जिस तरह ये आपका प्रोग्राम है, आपका चैनल है, इसी तरह मैं समझता हूँ तमाम जो बाशऊर और जिम्मेदार पाकिस्तानी हैं, कश्मीरी हैं, वो भारत की हकीकत हर फोरम पे, हर मीडियम पे वाजे कर रहे हैं, करते रहेंगे। और जिस तरह के आप जानते हैं कि भारत ने खुद भी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी के जरिए सियासी मुखालफिन और सिखों को जो हलाक करने की दीगर ममालिक में कोशिश की है, उसके नतीजे में अब बतदरीज मगरबी दुनिया इन हकायक को समझ रही है। इसीलिए पिछले तमाम क्राइसिस के मुकाबले में इस दफा अमेरिका ने खुल के भारत की, हालांकि वो उसका एक स्ट्रेटेजिक एलाय है, उस तरह पुष्पनाही नहीं की है, क्योंकि वो खुद भी जानते हैं कि झूठ के पांव नहीं होते और भारत की मुकम्मल तौर पे सपोर्ट करने के नतीजे में खुद उनकी भी क्रेडिबिलिटी मुतासिर होती है। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आएंगे। अच्छा, जो अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए फील्ड के अंदर, प्रोफेशनल फौज तो है पाकिस्तान की भी और भारत की भी, लेकिन हम देखते हैं बड़े पैमाने पे वहाँ पे खुदकुशियाँ होती हैं। आई रोज़ वहाँ पे इस तरह के वाक़यात के बाद हम देखते हैं इस्तीफ़ों में इजाफा हो जाता है, लोग छुट्टियों पर जाने लग जाते हैं। हाजिर ड्यूटी ऑन जो बॉर्डर की तरफ मूव करने वाले कॉन्वॉय हैं, उसके अंदर ड्रंक होके उनके ड्राइवर्स आम शहरियों पे गाड़ी चढ़ा देते हैं। तो इस तरह के जो मोराल है, इस तरह के एटीट्यूड के साथ आपको लगता है कि वो एज हासिल कर पाएंगे इस तरह की कुछ शरारत करने के बाद, या कोई मिस एडवेंचर करके कुछ वो फ़ायदा हासिल कर पाएंगे? जी, इस वक्त इंडियन आर्म फोर्सेस जो है उसमें शदीद बौखलाहट है, बगैर कॉम्प्लेसेंट हुए। मेरा एनालिसिस ये है कि आपके तीनों आर्म फोर्सेस जो है इसकी, इंडिया की, वो इस वक्त शदीद डिमोरल हालत में। पहले इंडिया को फटाफट नेवी को ले लें तो आईना विक्रांत को बाहर निकाला तो एयरक्राफ्ट कैरियर था, वो 2 दिन रहा। पाकिस्तानियों के देखा कि कैरियर बस्टर मिसाइल्स लेके जहाज हमारे समुद्रों में, वो वापस भाग गया, तो नेवी का मोराल पता लग गया। एयरफोर्स को आप ले लें तो परसों रात को 4 राफेल आए थे कि जिनको बड़ा ट्रम्पेट किया जाता है इंडिया के अंदर, वो आए और हमारा जो अवैक्स था उसके सिर्फ निकलने वाली रेडिएशन जो है उसके रडार ने पकड़ी, क्योंकि एडवांस जहाज है। तो लिहाजा जैसे उन्होंने देखा कि हम फिट हो गए, उन्होंने वहां से भागना मुनासिब समझा, क्योंकि वो एक और अभिनंदन के 3-4 हमें देना नहीं चाह रहे थे। तो लिहाजा पायलट के जो कॉकपिट है या जो गन्स हैं, उसके पीछे जो इंसान है वो मैटर करता है। यही तो बात मैं करना जवान चाहूंगी आपसे ब्रिगेडियर साहब कि जो हमारे पास हमारी एयरफोर्स है, हमारे जवान हैं, वो इतने एक्सपर्ट्स मौजूद हैं कि वो किसी भी तरह का जवाब देना जानते हैं। अभी हमने कुछ टाइम पहले ही इनका जो MiG-21 मार गिराया था, वो भारत को भूलना तो नहीं चाहिए था। अभिनंदन उसी के सिलसिले में, उसी के साथ यहाँ पर आया था और जिस तरह से अभिनंदन को गिरफ्तार किया गया और वापस भेजा गया। तो ये जो राफेल का नज़ारा दिखाने की कोशिश की जा रही थी, और फिर वो भारतीय मीडिया ये दावा करता है कि राफेल की जो रेडियंस है या जो उसकी सलाहियत है, उसका मुकाबला पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम में करने की सलाहियत मौजूद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद डर के भाग जाता है। तो भारत क्या बुखलाहट में ये सब कुछ करता रहेगा, इस तरह के वावेले करता रहेगा, शोर मचाता रहेगा, या फिर कोई प्रैक्टिकल चीज भी करेगा? देखिए, वो अभी सिर्फ शोर ही डालेगा सिर्फ। तो लिहाजा पहले भी कहता है कॉकपिट में बैठा इंसान वो मैटर कर रहा होता है। अब ये 4 राफेल भी जब आए थे तो मेरे एनालिसिस के मुताबिक हमारा जो अवैक्स है, जो बेसिकली जैम करता है भी किसी भी सिस्टम की गाइडेंस सिस्टम को, तो उन्होंने इसको जैम कर दिया 4 तैयारों को। तो 4 तैयारे एक किस्म के अंधे हो गए थे, उनको नजर नहीं आ रहा था पायलट्स को, एंड दे प्रेफर्ड किया कि उन्होंने वापस दौड़ जाए इससे पहले कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करें, क्योंकि हमारा जो कॉम्बैट एयर पेट्रोल है कि जिसमें हमेशा वेपन्स लेके हमारे जवान हवा में होते हैं टाइम टू टाइम, तो उनको पता था कि वो लोग हवा में और नजदीक आए तो शूट डाउन किया जा सकता है। तो लिहाजा उन्होंने भागना मुनासिब समझा। और पाकिस्तान और इंडियन आर्मी, जी आप क्लियर। तो हमें तो फिर ये कहना चाहिए भारत को कि अपने एयरफोर्स के जवानों को भी ट्रेनिंग दें, अपने बहरी तमाम अफवाज को ट्रेनिंग दें। गुफ्तगू करते हैं। सलमान भाई, आपके ख्याल में ये इस वक्त जो बयानात की हद तक तो एक हम देख रहे हैं माहौल बना हुआ है, लेकिन अमली तौर पे जो सिंतास मुआहिदा ख़त्म करने की बात की है भारत ने,
उसको आप कैसे देखते हैं कि अगर वाकई में, अभी तो उनके एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि अमली तौर पे पानी रोक नहीं सकते, लेकिन अगर उसके लिए वो एक उन्होंने स्टेप उठा लिया है एग्रीमेंट को मुअत्तल करने का, तो पाकिस्तान का होमवर्क क्या होना चाहिए, इसके लिए तैयारी क्या होनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि भारत ने इस वाक़े के फौरी बाद जो सफारती इनिशिएटिव लिए, जिसमें ये पानी वाला माहिदा भी शामिल था, उसको दुनिया में कोई अच्छी नज़र से नहीं देखा गया और ख़ुद भारत में उस पर बहुत क्रिटिसाइज़ हुआ है। और ऐसे लगता है कि जैसे भारत ने उस वाक़े को दबाने के लिए सारा मलबा पाकिस्तान पे डाल दिया है और पाकिस्तान पे डालने के बाद वो ये तासुर दे रहा है कि जैसे पाकिस्तान इस वाक़े में मुलव्वस है और हमें अपनी इंटरनल जो भी मामलात फेलियर्स हैं उनको छुपाने की कोशिश की जा रही है। अब सवाल हमारा ये है कि हमें तो बुनियादी तौर पर, मैंने कहा है ना, हमें तो जंग नहीं लड़नी, ना हम जंग के हामी हैं। अगर जंग मुसल्लत की जाएगी तो फिर बहरहाल हमें उसमें जाना पड़ेगा, लेकिन जब हम जंग नहीं लड़ना चाहते तो हमारे पास तो सिर्फ एक ही कार्ड है, वो है सफारती और डिप्लोमेसी का। हमें दुनिया को बाबर ये करवाना है, एक्सपोज करना है इंडिया के कॉन्ट्राडिक्शन को, चाहे वो उसके इंटरनल हैं और चाहे वो एक्सटर्नल हैं। और ख़ास तौर पे हमें ये बताना है कि जनाब भारत जो भी इनिशिएटिव ले रहा है उसकी क्या पॉलिटिकल वैल्यू है, उसकी क्या लीगल वैल्यू है, उसकी क्या मॉरल वैल्यू है। और हमें दुनिया को ये बावर करवाना है कि जनाब भारत के जितने भी इनिशिएटिव हैं वो सिर्फ पाक भारत के लिए ख़तरा नहीं है, बल्कि पूरी रीजनल पॉलिटिक्स के लिए एक बड़ा ख़तरा बनकर सामने आ रहे हैं। ये जो भारत के अंदर एक जनून चला गया है ना कि जी हमारी हेजमनी जो है वो दुनिया तस्लीम करे, पाकिस्तान समेत तमाम ममालिक भारत की बालादस्ती को कबूल करें और जैसे हम कहते हैं वैसे वो करने की कोशिश करें, तो ये काम चलेगा नहीं। इसलिए मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के पास इसी वक्त एक ऑप्शन है कि वो अपनी सफारती जंग जो है उसको ज़्यादा प्रोएक्टिव लेके चले, उसमें ज़्यादा एग्रेसिवनेस पैदा करे, उसमें ज़्यादा लॉजिकल बताना पड़ेगा, ये भी तो दुनिया को बताना पड़ेगा कि भारत के अंदर तो अक़लियतें भी महफूज नहीं हैं। भारत के अंदर भारत के अपने जो शहरी हैं वो भी वहाँ पर महफूज नहीं है। अक़लियतों के साथ जो नारवा सलूक किया जा रहा है, वो सिख हों, वो दलित हों, वो शूदर हों या वो मुसलमान हों, सबके साथ एक ही जैसा सलूक वहाँ पर रवा रखा जा रहा है। तो ये बात भी तो सामने लानी पड़ेगी जिसके शर से अपने वहाँ के रिहायशी महफूज नहीं है, उससे बाकी दुनिया किस से महफूज रह सकती है। लेकिन यही मैं आपको कह रहा हूं कि जितने भी इंटरनल उनके कॉन्टेक्स्ट हैं उसमें जो फेलियर हैं उसको आपको हाईलाइट करना पड़ेगा, जिसका कॉन्टेक्स्ट खास तौर पे पाकिस्तान के साथ, जिसका कॉन्टेक्स्ट खास तौर पे ह्यूमन राइट्स के साथ, जिसका कॉन्टेक्स्ट खास तौर पे रीजनल पॉलिटिक्स की स्टेबिलिटी के साथ जुड़ता है, वो आप एक्सपोज करें, उसको एक्सपोज करें। लेकिन साथ साथ आपको ये काम करना पड़ेगा कि एक्सपोज करने के साथ साथ अपने सफारतकार जो दूसरे मुल्कों में मौजूद हैं उनको भी ज़्यादा प्रोएक्टिव करना पड़ेगा। आप देखिए ना, इंडिया की कामयाबी क्या होती है, इंडिया के जो मुख्तलिफ ममालिक में बैठे हुए सफारतकार हैं वो पाकिस्तानी सफारतकारों के मुकाबले में ज़्यादा प्रोएक्टिव हैं और वो ज़्यादा भारत का नैरेटिव लेके आगे चलते हैं। हमारे यहाँ जो सफारतकारी के जो महाज हैं उसमें हमारे अपने भी इंटरनल फेलियर हैं, ख़ासतौर पे बाहर की दुनिया में बैठे हुए सफारतकार इतने प्रोएक्टिव नहीं है जितने इंडियन प्रोएक्टिव हैं। तो इसलिए हमें भी अपनी पूरी जो पॉलिसी है सफारतकारी की उसको रिविजिट करना पड़ेगा और भारत को खासतौर पे दुनिया के अंदर हाईलाइट करना पड़ेगा कि भारत के जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं वो किस तरह से दुनिया की सिक्योरिटी के लिए चैलेंज। बात करें नाज़रीन भारतीय जाहरियत की, भारतीय जो ड्रामा है वो एक्सपोज होने की, हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आएंगे। आपके ख्याल में अभी भी फेस सेविंग के लिए भारत शरारत कर सकता है जिस तरह से सलमान भाई की राय है, या फिर आपको लगता है कि अब वो जो जंग का एक माहौल बना हुआ था गुज़श्ता रोज़ की डेवलपमेंट, चाहे वो चाइना का बयान हो, चाहे वो अमरीकी नायब सदर के टेलीफोन्स हों, ये ख़तरा टल चुका है फौरी तौर पर? देखिए, एज सच जो शुरू में हाइप क्रिएट हुई थी उसके हिसाब से तो खतरा काफी तक डाइल्यूट हुआ है, लेकिन फिर मैं यही कहूंगा कि एक मकार दुश्मन से जो है वो हमारा वास्ता है, तो फेस सेविंग के लिए वो शरारत लाइन ऑफ कंट्रोल पे कर सकता है। मैं लाइन ऑफ कंट्रोल इसलिए कह रहा हूँ कि इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं खुलेगा क्योंकि वो फुल फ्लैज एक कन्वेंशनल वॉर होगी, इट कैन लीड टू दी लेटर ऑन हमारे न्यूक्लियर खुदा न खास्ता उसमें अगर इस्तेमाल होते हैं तो। लिहाजा माजी में भी देखें तो कारगिल वॉर के दौरान भी इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं खुला था। जब पार्लियामेंट पे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ था 2002-2003 में, हम लोग वाईबॉल बैठे थे, इंटरनेशनल बॉर्डर पे नहीं खुला था। इसी तरह मुंबई अटैक हुए थे तो 2008 में भी एस्केलेशन हुई थी, इंटरनेशनल बॉर्डर कन्वेंशनल वॉर नहीं शुरू हुई थी, वजह आपकी न्यूक्लियर डिटरेंस इंटैक्ट थी। तो लिहाजा से मैंने पहले कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल जरूर ज्यादा हॉट हो सकती है, लेकिन हम पढ़ते ही इंडियंस को हैं, हम उनकी स्ट्रेटजी को पढ़ रहे होते हैं, उनको हरकत, हम उनकी मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स के ऊपर हमारी नजर होती है। हम किसी सूरत भी कॉम्प्लेसेंट नहीं होंगे, चाहे वो बेशक 2 महीने ले ले। जैसे
आपके गेस्ट भी कह रहे थे कि शायद वो आईपीएल उनका खत्म होगा तो शायद उसके बाद वो करेंगे, जी तो वो आईपीएल तक नहीं है। हम तो शुरू पूरे 12 महीने जो है वो 365 दिन हम इंडियन बिल्कुल क्रिकेटरों पे ठीक। नजर रखते हैं, इसलिए फिक्र दरअसल की जरूरत नहीं है। कौम आराम से बैठे, तो अपने जो बॉर्डर्स के ऊपर हिफाजत बिल्कुल, करनी है पाकिस्तान उसके वैसे लिए भी हम पुराना तैयार मुल्क है और हमेशा अमन की हाँ ख्वाहिश लेकिन रखता लेकिन है। आप अगर शरारत करना चाहते हैं वो आईपीएल से पहले या बाद है, मोस्ट वेलकम। आइए, हम आपको चाय पानी भी पूछेंगे और फिर आपकी आवभगत भी करेंगे, आपकी इस बार तसल्ली करा के फिर आपको पूरी भेजेंगे। दावत होगी, सिर्फ चाय पिलाकर आपको वापस नहीं भेजा जाएगा। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। सलमान और आबिद साहब भी हमारे मौजूद थे, साथ आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, दीगर अहम इश्यूज हैं आपको और बताएं कि इम्तिहानात करीब जी हैं, बच्चे हाँ, इस वक्त बड़े बच्चों पे बहुत ज़्यादा दबाव है, दबाव को कैसे रिलीज़ किया जाए, इसे कम किया जाए, एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। बेदाज। नाज़रीन वेलकम बैक। और बात हो जाए उन बच्चों की जो कि प्रेशर कुकर बन चुके हैं, एग्ज़ाम सर्स पे हैं और रिज़ल्ट का परेशानी, उसका प्रेशर और उसके बाद एग्ज़ाम कैसा होगा, उसकी तैयारी कैसे होगी, ये सारी टेंशन है। तो क्या करें बच्चे? बिल्कुल, एक तो असातिज़ा की तरफ से जो प्रेशर होता है वो होता है, एक वालिदैन की तरफ से रिश्तेदार भी पूछते हैं ना, खासतौर पर मैट्रिक वालों से, क्या बना जी मैट्रिक के अच्छे रिजल्ट? मार्क्स लाने का जो प्रेशर होता है वो वालिदैन, रिश्तेदारों सबकी तरफ से होता है। और फिर बच्चा क्या होता है, बच्चा उस तमाम प्रेशर को कभी बियर नहीं कर पाता और कभी उस प्रेशर में दब के इम्तिहानात की तैयारी अच्छे से नहीं कर पाता। अनफॉर्चुनेटली ऐसे बच्चे भी होते हैं जो खुदा ना खास्ता खुदकुशी तक पहुंच जाते हैं रिजल्ट बुरा आने की सूरत में, जो वो कुछ और कर नहीं रहे ले होते हैं, वो पाते कुछ और जाता है। वो जान से हाथ धो बैठते हैं। तो इस मसले से किस तरह से अपने बच्चों को निकाला जाए, हमारे साथ मौजूद हैं उमैर जलियांवाला, मोटिवेशनल स्पीकर। वेलकम टू शो कहेंगे आपको। उमैर भाई, क्या किया जाए, क्योंकि बच्चे इतना प्रेशर ले लेते हैं और वो प्रेशर हमारा ही दिया हुआ होता है। कभी तो असातिज़ा की तरफ से प्रेशर, ट्यूटर की तरफ से प्रेशर, फिर वालिदैन की तरफ से प्रेशर, रिश्तेदारों की तरफ से प्रेशर कि बच्चे ने मार्क्स अच्छे लेने हैं, पासिंग मार्क्स नहीं, अच्छे मार्क्स लेने हैं, अच्छे ग्रेड्स आने चाहिए। तो किस तरह से बच्चे उस प्रेशर से हम निकाल, प्रेशर कुकर की सीटी को कैसे हटाया जाए? एक तो वैसे अब बच्चे बच्चे नहीं रहे, आप जानती हैं कि बच्चे एआई के ज़माने में हैं और बहुत कुछ जानते हैं और मेंटल हेल्थ को समझते भी हैं। और देखें, प्रेशर हर किसी का होता है, कैमरा खुलने से पहले, इम्तिहान मिलने से पहले, रिश्ता होने से पहले, तो ये प्रेशर सिचुएशन है। और मैं क्योंकि बहुत इस पे काम करता हूँ तो आसान अल्फाज में ऐसे समझाता हूँ कि देखें, ये दिमाग आपको चाहिए इम्तिहान देने के लिए, इसमें आपकी सारी ताकत है, लेकिन प्रेशर में हम उस दिमाग के हिस्से में चले जाते हैं जो कि हमारा और जानवरों का मुश्तरका होता है। यानी हम सिचुएशन में स्ट्रेस आउट होके अपनी अहम तरीन फैकल्टीज, खुसूसियात, सलाहियत लूज करते हैं। तो स्ट्रेस से आपने अपने आप को निकालना है, स्टूडेंट्स ने मैनेज करना है। और आप उसमें बेसिक चीज़ें जिस तरह आपकी नींद, आपका खाना बहुत ज़रूरी होता है। और स्टूडेंट्स देखें इस टाइम में बिल्कुल फ्लिप करते हैं, या तो उनकी नींद सफ़र करेगी, खाने के स्केड्यूल्स, और फिर उसका सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट आएगा। सो स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। होना नेचुरल है, लेकिन उसको सर पे सवार कर लेना अपने आप को और नाकाम करना है। अच्छा, एक चीज़ उमर भाई, ये कि दो तरह के लोग मुझे लगता है कि ज़्यादा प्रेशर में होते हैं। एक तो वो जो टॉप करने के लिए फ़ाइट कर रहे होते हैं, एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और वो चाह रहे होते हैं कि जी हम किसी भी तरीके से नंबर 2 पे ना आए। दूसरा वो जिन्होंने पूरा साल किताबों को हाथ ही नहीं लगाया और वो चाहते हैं कि जी हम आज रात उठाएं किताबों को और सुबह जाके पेपर दे दें, एटलीस्ट पास हो जाएँ। तो इन दोनों के लिए क्या मशवरा है, क्योंकि दोनों दाव पे लगे हुए हैं उनका फ्यूचर? जी देखें, ज़ाविया जो है ज़िंदगी का, उससे पता चलता है ना क्या चीज़ आपको स्ट्रेस देती है, क्या नहीं देती और किस वजह से देती है। कुछ का स्ट्रेस होता है बस पास हो जाएं जैसे आप कह रहे हैं, और कुछ का होता है कि टॉप पे आएं, और उसका ताल्लुक आपके एम्बिशन से है, आपके गोल से है। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि मुख्तलिफ एस्पिरेशंस रखते हैं। आज दुनिया भी ऐसी हो गई है कि हर किसी का इम्तिहान में टॉप करना प्रायोरिटी नहीं रहा। वो चाहते हैं कि बस निकाल लें, और उनके करियर एस्पिरेशंस ऐसे हैं जो कि अब मेन स्ट्रीम करियर्स में नहीं है। तो मैं स्टूडेंट्स के साथ हूँ, मेरा ख्याल है स्ट्रेस हर किसी को होता है। आए इस पे बात करते हैं कि स्टूडेंट्स कर क्या क्या सकते हैं। एक तो ये जो बिल्कुल वो चीज़ें जो कि स्टूडेंट्स को मुश्किल देती हैं वो अवॉइड करते हैं उनको, और स्ट्रेस में हम बिल्कुल लाइट रिस्पॉन्स करते हैं और वो फिर ज़्यादा बड़ा स्ट्रेस बन जाती हैं। तो मैं स्टूडेंट्स को उल्टा मशवरा दे रहा हूँ, ईट दैट फ्रॉग, उस मेंढक को खा ले। बड़ी खूबसूरत किताब भी है और टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट का बड़ा ज़बरदस्त तरीका है। यानी आप शुरू करें और सबसे पहले मुश्किल काम कर लें, तो आप जानती हैं उसके बाद की चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। और
स्टूडेंट्स जो है वो स्ट्रेस आउट होते हैं आखिर में, और ख़ास तौर पे उन चीज़ों पे जिन पे वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जिन पे अच्छे होते हैं, उन्हीं को प्रैक्टिस करना, दोहराना इज़ नॉट गोना हेल्प यू ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स। अच्छा उमर भाई, एक तो एग्ज़ाम जो है वो उसकी तैयारी करना बच्चों के लिए वैसे ही वो खासा मुश्किल होता है, जिन्होंने पूरा साल ना पढ़ा हो, जिन्होंने पढ़ा हो उनके लिए भी मुश्किल हो जाता है। हमारा सिलेबस इस तरह से होता है कि पूरी पूरी किताब को रटना पड़ता है, बच्चे स्ट्रेस में आ ही जाते हैं। अगर बच्चों को स्ट्रेस में आने से रोकना है या बच्चों को समझाना है कि भाई बेटा स्ट्रेस में ना हो, तो पहले तो आपने फार्मूला बता दिया कि जो चीज़ सबसे मुश्किल लगती है उसको सबसे पहले कर लिया जाए और जो सबसे आसान लगती है उसको सबसे आखिर में रख लिया जाए। ये तरीका बड़ा अच्छा है, इससे बहुत सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। लेकिन अगर एक बच्चे की तबीयत ऐसी है, मिजाज ऐसा है कि वो हर चीज़ को सीरियस ले जाता है, छोटी से छोटी बात को सीरियस लेके स्ट्रेस में आ जाता है, उस बच्चे को किस तरह से गाइड किया जाए कि बेटा ये चीज़ें नॉर्मल हैं, फेल भी हो जाओगे तो कोई बात नहीं है, कम मार्क्स भी लोगे तो कोई बात नहीं है, पेरेंट्स आपके साथ है, क्योंकि हम देखते हैं स्ट्रेस में बच्चे मौत को गले लगा लेते हैं। जी, एक तो ये कि आप इम्तिहान ले रहे हैं ताकि आप आगे बढ़ें। आप इम्तिहान इसलिए नहीं ले रहे कि आप उससे खौफ खाएँ और इस प्रोसेस में अपने आप को नुकसान पहुँचाएँ। और बड़े ऐसी कामयाब कहानियाँ हैं जिन्होंने इम्तिहानों में नाकामियाँ की, कुछ इम्तिहान दोहराए और फिर उसमें कामयाब हुए ज़्यादा बेहतर होके, या उस दरमियान समझ आया कि वो किसी और चीज़ में ज़्यादा अपनी सलाहियत दिखा सकते हैं। तो ऐसा ज़रूर होता है कि कुछ स्टूडेंट्स अपने सर पे सवार करते हैं, लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स देखें बड़े अच्छे भी होते हैं अपनी पढ़ाई प्लान करने में। आपके पास पूरा करिकुलम है, उसको तोड़ दें, जितने दिन हैं उस पे बाँट दें, छोटा कर दें किसी भी चीज़ को तो बड़ा आसान हो जाता है और उसको करके खुशी भी होती है। तहकीक ये भी बताती है कि अगर आप चीज़ों को बजाय इसके कि मैं 3 घंटे ये करूँ, आप उसको 30 से 40 मिनट करें, उसके बाद 5-10 मिनट ब्रेक ले लें, फिर वापस डीप टाइम करें, तो आप अपने आप को अपने अंदाज में मैनेज कर सकते हैं। और ज़्यादा अगर आपका दिमाग स्ट्रेस कर रहा है और अगर आप उसको कागज़ पे ले आएंगे तो आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा और आपको अच्छा अपनी उमर भाई, मैंने वो बच्चे भी देखे हैं जो सारा साल जो है वो सारा साल भी नहीं पढ़ते, इतने ज़हीन व फ़तीन बच्चे हैं, और फिर जो लास्ट मोमेंट होता है, लास्ट डे होता है, उसमें भी रात को अच्छी मूवी देख के सोते हैं और सुबह और अच्छे नंबर भी आ जाते हैं, पेपर देख के आते हैं और मार्क्स भी आ जाते हैं। ये कौन से बच्चे हैं? ये वही बच्चे हैं जिनका जिक्र किया था उमर भाई ने शुरू में, AI के दौर के बच्चे, अच्छी बूटी लगाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी टीमें हैं, ये वो बच्चे हैं जिनके बहुत बड़े बड़े कारोबार है। ये वो बच्चे पेपर ही खरीद लेते हैं तो या एग्जामिनेशन कोई हॉल को अपना बना लेते हैं। तो लेकिन देखें अब होते तो हर तरह के हैं बच्चे, लेकिन कुछ स्ट्रेस बच्चों ने खुद बनाया हुआ होता है ना। अगर आपने नहीं किया काम तो जाहिर है आखिरी वक्तों में वही चीज़ बहुत मुश्किल होती है। देखें साल के शुरू में बहुत आसान होता है, और अगर स्टूडेंट्स अच्छी नीयत के साथ, समझदारी के साथ, कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ें तो उन्हें रट्टा नहीं लगाना पड़ता, उन्हें बार बार दोहराना नहीं पड़ता, भूलने का चांस नहीं होता। जो चीज़ कहानी में होगी, आपको केमिस्ट्री अगर किचन में नज़र आ रही है तो आपको याद रहेगी। तो चीज़ों को मिलाएं और अच्छे से पढ़ें पूरे साल। और अब भी अगर मौका है और फंस गए हैं तो बजाय इसके कि ट्रेडिशनल अंदाज इस्तेमाल करें, आज के जदीद टूल इस्तेमाल करें, नए कॉन्सेप्ट्स। अच्छा, ये जो आपने बात की है जदीद टूल्स का इस्तेमाल करें, क्या हमारा जो तालीमी निज़ाम है, इम्तिहान का निज़ाम है, इसे भी एक बार नज़रसानी की ज़रूरत है? प्रैक्टिकल लाइफ में जो होना है, हम देखते हैं कि हमारे रट्टे लगाने वाले स्टूडेंट्स वहाँ पे अमूमन नाकाम हो जाते हैं। तो कसूर किसका है? एग्ज़ाम गलत बनाने वालों का, गलत लेने वालों का, या फिर इस पूरे सिस्टम का? तो क्या उस पर भी नज़रसानी की ज़रूरत है कि ऐसे सवालात, ऐसे एग्ज़ाम्स हों जो कि अगले अमली ज़िंदगी में काम आने हैं? जी बिल्कुल, ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन देखें अब ब्लेम का वक्त नहीं है क्योंकि अब सब पीछे रह गए। अगर आप बिजनेस हैं तो आप पीछे हैं, अगर आप हुकूमत है, रियासत हैं, आप पीछे हैं, अगर आप स्कूल हैं तो आप बहुत ही पीछे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी स्पीड से आगे बढ़ रही है। तो सबको मिल के और जो टूल्स इमर्ज कर रहे हैं, देखिए अगर मैं स्टूडेंट होता आज के दौर में और अगर मेरा बोर्ड का भी इम्तिहान होता, मैं ये बात नहीं मानता कि आप ये कहें कि बिल्कुल रट्टा है और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं भी उसी निज़ाम का पढ़ा हूँ, मैट्रिक इंटर का, और हमेशा मैं तो ऐसे टीचर्स से पढ़ा जिन्होंने कॉन्सेप्ट पे जोर दिया, और मैंने इम्तिहानों में भी वही लिखा और नंबर भी अच्छे आए। हम भी उन्हीं साथज़ा के पढ़े हुए हैं, हम भी उन्हीं साथज़ा के पढ़े हुए हैं उमर भाई, और ये नहीं कहा जा सकता कि वो तालीमी निज़ाम अच्छा नहीं है। हमने उसी से बहुत सारा फ़ायदा भी उठाया उसी तालीमी निज़ाम से। और जिस तरह आप कह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने वाले साथज़ा होने बहुत ज़रूरी हैं, वो आज के दौर में भी और वो हमारे टाइम पर भी वही साथज़ा चाहिए थे हमें, जो हमें बजाय से कि रट्टे की तरफ लेकर जाएँ, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर करें ताकि हम खुद से अपने इम्तिहान की तैयारी कर सकें, खुद से उसके अंदर
लिख पाएँ, क्योंकि अगर आप रट्टाबाजी करते हैं तो बाकी आपके दिमाग में कुछ चीज़ें तो रह जाती हैं, कुछ ही आप रख पाते हैं, क्योंकि दिमाग आपका एक महदूद मेमोरी है, इतना ज़्यादा तो आप अंबार उसके अंदर जमा नहीं कर सकते हैं, और वही वजह है कि जो हम रट्टेबाजी लगाते हैं भूल जाते हैं। इसको बार बार दोहराना, उसको रट्टा लगाना ज्यादा स्ट्रेसफुल काम है। आपका दिमाग एंजॉय करता है लर्निंग को, आप वायर्ड है, क्यूरियस है बच्चे खुद भी एहसास करें, उनके उस्ताद भी, निजाम भी, कि हमें सिखाने की जरूरत नहीं है, हम सब सीखना चाहते हैं। मैं आपको मजे की बात है, मैं खुद क्या करती थी कि सिर्फ टॉपिक्स और हेडिंग्स वगैरह याद कर लेती थी, मेन पॉइंट्स, जगहों के नाम या डेट्स याद कर लेती थी, स्टोरी में खुद बना लेती थी। सारे पेपर में सोचती थी उस्ताद अगर पेपर चेक करता होगा तो क्या कहता होगा, कौन कौन सी स्टोरियां बीच में लिख के आ जाती है। अब बहुत सारे लोग गानों की भी बात करते थे, आपकी बात ने मुझे याद दिलाया, कुछ लोग पूरे गाने लिख कर आते थे। अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे ये शाल गाने भी लिखते रही हैं। नहीं मैं सिर्फ स्टोरी लिखती थी। कुछ चीज़ों पे तवज्जो दें जो कि स्टूडेंट्स गलत करते हैं, अपनी नींद पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, अपने आप को स्ट्रेस आउट जितना है उससे बड़ा ना होने दें, अच्छी कंपनी में हो, बजाय इसके कि ये टाइम आप ऐसों के साथ स्पेंड करें जो कि खुद आपकी तरह के अच्छों के साथ करें, ताकि आप जल्दी से कैच अप कर सकें। टूल्स का इस्तेमाल करें और मेक श्योर दैट यू स्टे इन अ गुड प्लेस, स्टे हाइड्रेटेड। एआई की आपने बात की थी, सही कह रहे हैं आप, ये सारे पॉइंट बड़े वैलिड हैं। एआई से आप किस तरह से रहनुमाई ले सकते हैं? अगर आपके पास वक्त कम है, आपने टाइम ज़ाया भी कर दिया, तो कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा आप किस तरह से उससे गाइडेंस ले सकते हैं? जबरदस्त अंदाज में देखें, आपको जो चीज़ें नहीं समझ आ रही ना, आप वो खुद से एआई टूल से पूछें, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए उन्होंने भी हमें कुछ खास बताया हुआ। हम खुद से अगर आप ओपन अप कर जाएं, और बेशुमार अब तो जीबीटी टूल्स हैं जो कि हम सब जानते हैं, और उन पे आप अपने ही करिकुलम के सवालात पूछें, अंग्रेज़ी, उर्दू, अब वॉइस अंदाज में, कि मुझे ये कॉन्सेप्ट बताओ, नहीं समझ आए तो उसको बोले आसान करके बताओ, मुझे ऐसे बताओ कि मैं इम्तिहान पे इसका जवाब दे सकूं। तो आप मुख्तलिफ तरीकों से उससे वही कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। आपको एग्जाम क्वेश्चंस मिल सकते हैं, जितना कुछ पब्लिश्ड है ना इंटरनेट पे, और बोर्ड की काफ़ी चीज़ें पब्लिश्ड हैं, पूरे करिकुलम्स, एग्जाम पेपर्स, गाइड्स, तो उन तमाम का खुलासा आपको मिल जाएगा इन टूल्स पे। तो आपको टेस्टिंग कर सकता है वो, बजाय इसके कि कोई और हो आपको चैलेंज करें कि मुझसे पूछो इसके बारे में, मल्टीपल चॉइस कराओ। तो अब वो आपका दिमाग है और आपका इंटरेस्ट है, सो मैं भरपूर इनकरेज करूंगा, और इससे आपका दिमाग। लास्टली जाते जाते आपसे ये जानना चाहूँगी कि बच्चों को, पेरेंट्स का इस हवाले से प्रेशराइज करना कि आपके 100% मार्क्स ही आने चाहिए, क्या दुरुस्त तरीक़ाकार है? क्योंकि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, कुछ बच्चे एवरेज भी होते हैं, कुछ बच्चे बड़े आउट क्लास होते हैं, तो क्या बच्चों को ये प्रेशर में इस तरह के में पेरेंट्स का खुद लाना ज़ाती तौर पर, क्या ये ठीक रहेगा? जी, मैं आपको पेरेंट्स को, मैं वैसे पेरेंट्स बहुत मर्तबा ये सुन चुके हैं, लेकिन मैं अपनी मिसालों से अगर बताऊं तो मैं हमेशा टॉप स्टूडेंट रहा। मुझ पे थोड़ा बहुत प्रेशर होगा, इतना ज़्यादा नहीं है जितना कुछ पेरेंट्स डालते हैं, लेकिन मैं टॉप होने के बावजूद आपको ये बता सकता हूं कि टॉप वाले बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी करते हैं। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो कि टॉप ग्रेड्स नहीं रखते, बहुत आसानी से उनको नौकरियां मिलती हैं, वो बड़े मज़े से बिजनेसेस लॉन्च करते हैं। ये आपका स्ट्रेस उनका सिर्फ आज के इम्तिहान का नहीं है, ये ज़िंदगी भर उनके साथ रहेगा। वो जिस मैदान में जाएंगे, मुकाबला लगाएंगे और टॉप होना चाहेंगे, और आगे के मैदान में टॉप नहीं होना था, आगे के मैदान में टीम्स बनानी होती हैं, मिल के काम करना होता है। तो प्लीज़ अपने बच्चों को अच्छी रहनुमाई दें, उनको ज़रूर पॉजिटिव स्ट्रेस में डालें, उनको अच्छे ख्वाब दिखाएं। उनके ख्वाब अगर बड़े होंगे, इरादे बड़े होंगे, तो उसको हासिल करने के लिए वो खुद ही जोर लगाएंगे। उनके वो गोल सारी सेट चीजें वैसे करवाएं। खुद जाते हैं। दुरुस्त, बहुत शुक्रिया। उमैर भाई हमारे साथ मौजूद थे, उमैर जलियांवाला, मोटिवेशनल स्पीकर। जिस तरह के बच्चों के गोल सेट करवाएं, मेहनत वो खुद कर लेंगे, आप बच्चों को प्रेशराइज करना छोड़ दें। लेकिन बच्चों को भी चाहिए थोड़ा पूरा साल जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, ताकि आखिर वक्त में आपके ऊपर प्रेशर बढ़ ना जाए। हम आगे बढ़ते नाज़रीन, जाते जाते आपको बताएं कि साइंसदानों ने दरियाफ्त किया है कि डॉल्फिन भी इंसानों के एक दूसरे के नाम रखते हैं, इंसानों की। बिल्कुल जी, इंसानों की तरह आप अपने साथी को सीटियों की मदद से, विसल की मदद से बुलाती हैं, पुकारती हैं, और इन मुनफरिद आवाज़ों को सिग्नेचर किया जाता है, सिग्नेचर विसल कहा जाता है, सिग्नेचर विसल्स कहा जाता है, कि ये किस तरह से अपने पार्टनर को या अपने दूसरी साथी को बुलाती हैं। मतलब बड़ा मुनफरिद अंदाज होगा जिस तरह से बुलाती होंगी। जाहिर है वैसे सीखनी चाहिए, ये लैंग्वेज भी सीखनी चाहिए कि आपस में वो जो विस्लिंग करके आपका डॉल्फिन्स के साथ करवाते हैं मुलाकात, और आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे तो इंडस डॉल्फिन हम देखते हैं अक्सर रास्ते भूल के पहुँच जाती हैं और मच्छरों के उसमें जाल में फंस जाती हैं। लेकिन बहरहाल बहुत ही क्यूट एक ये स्पीशी है, और उसके अंदर हम देखें खूबसूरत
अंदाज में आप देख रहे हैं किस तरह से वो तैर रही हैं। अच्छा, मछलियों की भी एक अलग दुनिया है जी। और इतनी खूबसूरत दुनिया, इतने और मेरे ख्याल में अंदाज की मछलियों की जितनी भी हैं, अक़साम है उसमें डॉल्फिन्स सबसे हैं। ज़्यादा फ्रेंडली इंसानों के डॉल्फिन साथ है। वो डॉल्फिन है। डॉल्फिन का डांस कभी किसी ने देखा है? इतना खूबसूरत होता है और वो इतनी फ्रेंडली अंदाज में बच्चों के साथ, बड़ों के साथ आके इंटरेक्ट करती है, उनसे आके खाना भी खाती हैं, उनके हाथों से उनके साथ खेलने की कोशिश करती हैं, कभी फुटबॉल वाला एक्सपेरिमेंट करती है, कभी रिंग के अंदर से आपने जी हाँ, गुजरते हुए देखा है फुटबॉल या रिंग? बिल्कुल। और ये जो एक दूसरे से गुफ्तगू करने का अमल है, ये एक दूसरे को पहचानते भी हैं, नाम भी रखे हुए होते हैं, और ये अमल ख़ास तौर पर बोल्टनो डॉल्फिन्स में देखा जाता है। ख़ास किस्म है डॉल्फिन्स की जो कि बाकायदा एक दूसरे गुफ्तगू करती हैं इशारों के ज़रिए, इसीलिए वो दो सिग्नल्स इंसानों की दोस्त भी बन जाती हैं और ये सालों तक आवाज़ों को याद रख सकती हैं, यहाँ तक कि 20 साल बाद जी भी हाँ। अगर आपकी उनके साथ दोस्ती हो गई है और वो आपकी बातें मुसलसल सुन रही हैं, वो 20 साल तक आपकी बातों को अगर वो आपसे नाराज़ हो गए हैं तो वो भूलेंगे नहीं, इसलिए उनसे पंगा न लीजिएगा, हो सकता है आपको नुकसान पहुंचा दे। तो अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन। बहुत वैसी फ्रेंडली होती हैं। अच्छा जी, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म है और हम लोग भी आपसे इजाज़त चाहेंगे क्योंकि वीकेंड स्टार्ट हो रहा है। आप भी अपना वीकेंड अच्छे अंदाज में गुजारिएगा। मौसम बेहतर हो चुका है, खूबसूरत हो चुका है लाहौर का, इस्लामाबाद का और गिरदोनवा का, तो एंजॉय कीजिए। हमें इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी मंडे को। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।